हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है जी द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ। और आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर मैंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक एक मार्क्स में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका एक मार्क्स भी मिस हो। 100 आउट ऑफ 100 का जुगाड़ कर रखा है यहाँ पर मैंने आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने एसएसटी का हर एक चैप्टर अपलोड कर दिया है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू भी अपलोड करे हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज। मतलब इस चैप्टर के आपको एमसीक्यू की वीडियो अलग मिलेगी, दूसरे चैप्टर की अलग मिलेगी, है ना। और साथ में मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करी है। मैं आपको बता दूं, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। और मैं ये बात आपको लिख कर दे सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपका, वो उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में से होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और बाकी अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी एसएसटी हिंदी में है, तो मैं बता दूं सेम चैप्टर मैंने हिंदी में भी अपलोड कर रखा है। आप अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हो, क्योंकि हिंदी में जो है यूट्यूब पर बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, चलो जी अपने चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। तो बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आना आपको एक पिक्चर देखने के लिए मिलती है, और इस पिक्चर का नाम है जी दी डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन का मतलब होता है शुरुआत, एक तरह से उदय, ठीक है, नई सेंचुरी की शुरुआत। अच्छा, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये पिक्चर है ना किसी सेंचुरी की स्टार्टिंग में बनाई गई थी, है ना। तो मैं आपको बता दूं ये पिक्चर बनाई गई थी 1900 में, ठीक है। 1900 यानी कौन सी सेंचुरी की शुरुआत? 20 सेंचुरी की शुरुआत, ठीक है। ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एमसीक्यू आता है कि जो डॉन ऑफ द पिक्चर है कब किस सेंचुरी की स्टार्टिंग में बनाई गई थी, तो एमसीक्यू में अगर ऑप्शन 19 सेंचुरी होना तो वो मार्क मत करना। 19 सेंचुरी 1800 से लेकर 1900 तक होती है। 20 सेंचुरी होती है 1900 से लेकर 2000 तक, ठीक है जी। एंड का देखते हैं हमेशा। तो ये पिक्चर जो है वो 20 सेंचुरी की स्टार्टिंग में बनाई गई थी। ये बनाई थी एक म्यूजिक कंपनी ने, जिसका नाम था जी ईटी पॉल। क्या नाम था उसका? ईटी पॉल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, और इस पिक्चर के अंदर आपको एक लेडी दिख रही है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एंजल ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में एक झंडा ले रखा है जहां पर लिखा हुआ है न्यू सेंचुरी, क्योंकि मैंने आपको बताया है न्यू सेंचुरी की में एंटर हो रहे हैं हम, यानी 1900 में पिक्चर बनाई गई थी। जो जो एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बात है कि इस लेडी ने ना बिल्कुल एक व्हील पर, ठीक है, एक व्हील पर, बेसिकली व्हील जिस पे विंग है, विंग लगे हुए हैं, पर लगे हुए हैं जिस व्हील पर, उस पर अपना पैर बिल्कुल हल्के से रख रखा है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट, और ये जो व्हील है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि टाइम का जो पहिया है वो आगे घूम रहा है और हम नई सेंचुरी की शुरुआत में जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपको बहुत अलग अलग सिंबल, जैसे कि मशीन के, कैमरा के, रेलवे के, है ना, बहुत अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस के अलग अलग सिंबल भी दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली ग्लोरिफिकेशन है मशीन का और टेक्नोलॉजी का, कि नई सेंचुरी की शुरुआत में और ज़्यादा मशीनें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी, ठीक है। आई होप इस पिक्चर के अंदर से कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आए ना, बहुत आसानी से कर पाओ, ठीक है। दूसरी पिक्चर है ये वाली, ठीक है। ये पिक्चर 1901 में बनाई गई थी, 26 जनवरी को बनाई थी ये पिक्चर, और इस पिक्चर का नाम है टू मैजिशियन। बेसिकली है ना, आप देखोगे इस पिक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऊपर वाली पिक्चर और एक नीचे वाली पिक्चर। ऊपर वाली पिक्चर है ना ओरिएंट की है। अच्छा जी, ओरिएंट का क्या मतलब होता है सर? ये जो गल्फ कंट्री होती है ना, ये सऊदी अरेबिया, है ना, ये अलादीन वाली, समझ गए ना आप, तो ये गल्फ कंट्री होती है, ठीक है। और बेसिकली इसमें अलादीन ही रिप्रेजेंट करा गया है। तो ये पर्सन है, ठीक है, जिसके हाथ में एक मैजिक लैंप है, वो मैजिक लैंप को घिसता है और एक सुंदर सा पैलेस बना देता है। नीचे की तरफ आपको एक वर्कर दिख रहा होगा, ठीक है, जो अपनी स्किल, नॉलेज, दिमाग, मैकेनिकल जो गुड्स है उसके पास या टूल्स है उसके पास, उसका यूज़ करके ब्रिजेस, ट्रक, शिप वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास एक मैजिक लैंप होता था जो बिल्कुल जादुई काम करता था, बट जो आज है वर्कर हैं वही जादूगर, जो कि अपनी मशीन से, अपनी स्किल, नॉलेज से बड़े बड़े मशीनों का और टूल्स को यूज़ करके बड़ी बड़ी चीज़ों को बिल्ड करते हैं, ठीक है। यही बात लिखी हुई है कि ऊपर वाली पिक्चर जो है अलादीन, जो कि ओरिएंट से, ओरिएंट में आपको बता चुका हूँ, जो कि हमारी क्या कहते हैं, पास्ट या ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है ना, जो हमारे गल्फ वाली कंट्री है और जो ईस्ट वाली कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करती है। और ब्यूटीफुल पैलेस उन्होंने बना दिया अपने मैजिक लैम्प से। दूसरी तरफ अगर नीचे की पिक्चर देखें तो मॉडर्न टूल से एक पर्सन ने क्या बना दिया है, बिल्ड कर दिया है ब्रिजेस, शिप को, टावर को, है ना, हाई राइजिंग बिल्डिंग को। तो यही मैंने बताया कि अलादीन जो है वो ईस्ट को और पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, मैकेनिकल जो है वो वेस्ट को और मॉडर्निटी को शो करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत पे, ठीक है।
बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है जी। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है ना, जब भी हमें सुनाई देता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हमारे दिमाग में आता है सर फैक्ट्री, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है होता है वो तो फैक्ट्री में होता है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है वो फैक्ट्री में बनाई जाती है। बट ऐसा नहीं है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले क्या होता था, 100-200 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 100-200 साल पहले फैक्ट्रियाँ नहीं होती थी, बट फिर भी बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों का प्रोडक्शन होता था और उसे दूसरे देशों में भेजा जाता था। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंग्लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नीचे इंग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है। इंग्लैंड में ना 17 और 18 सेंचुरी में क्या था, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, ठीक है। बट बहुत सारी चीज़ें ना इंग्लैंड से बनकर दूसरे देशों में जाती थी। अच्छा सर, फैक्ट्री में वो चीज़ें नहीं बनती थी, और बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ें दूसरे देश में जाती थी, तो वो फैक्ट्री में नहीं तो कहाँ बनती थी, वो बनती थी जी लोगों के घर में। ठीक है। लोग क्या करते थे, अपने घरों में चीज़ें बनाते थे, फैक्ट्री में नहीं बनाते थे, घरों में चीज़ें बनाते थे और फिर उसको दूसरे एरिया में, दूसरे देशों में भेजा जाता था। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब देखो स्टार्ट करते हैं, वही बात लिखी हुई है, वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री। हम कभी कभार क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैक्ट्री से जोड़ देते हैं, बट ये सही नहीं है। इवन बिफोर द फैक्ट्री बिगेन टू डॉट द लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड एंड द यूरोप, देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। इसमें यह बता रखा है कि जब हमारा इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह आई भी नहीं थी ना, तब भी लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ठीक है, जो कि फैक्ट्री में नहीं होता था। लिखा है ना, दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्री। मैनी हिस्टोरियन नाउ रेफर टू दिस फेसेस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन है ना, वो ये कहते हैं ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो अब देखो फैक्ट्री तो नहीं थी, है ना, फैक्ट्री तो नहीं थी, बट फिर भी क्या हो रहा था, लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, तो इसी चीज़ को कहा गया क्या, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो यानी अगर आपसे पूछे कि इंडस्ट्री आने से पहले, यानी फैक्ट्री बनने से पहले अगर प्रोडक्शन होता है और इंटरनेशनल मार्केट में उसे भेजा जाता है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये कौन सा स्टेज होता है? तो आप बोलोगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो स्टेज होता है जिसमें फैक्ट्रियाँ नहीं होती, बट फिर भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। देखो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडिकेटिंग दी फर्स्ट और दी अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, और इसमें अर्ली फॉर्म क्या आएगा? अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था ना, है ना, वो फैक्ट्रियों में नहीं होता था। चलो जी सर, समझ गए कि फैक्ट्रियों में नहीं होता था। सर आप बोल रहे हो कि घरों में होता था। हाँ जी, घरों में होता था। सर घरों में होता था तो फिर कोई नज़र तो रखता होगा ना, मतलब कोई ना कोई बंदा तो होता होगा जो सारे घरों से जाकर चीज़ें कलेक्ट करता होगा, फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचता होगा। द आंसर इज यस। एक पर्सन था, ठीक है, यहाँ एक ग्रुप था जिसको कहते थे मर्चेंट्स। मर्चेंट का मतलब ही होता है व्यापारी। व्यापारी क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को बेचता है। एक तरह से व्यापारी नाम से ही पता चल रहा है, जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, ट्रेड करता है। ठीक है जी। तो हुआ क्या कि 17th और 18th सेंचुरी में क्या होता था, जो मर्चेंट होते थे ना, वो टाउन्स में रहते थे, शहरों वाले इलाकों में रहते थे, बट वो धीरे धीरे गाँव में यानी कंट्री साइड में शिफ्ट होना शुरू हो गए। अब आप बोलोगे सर वो गाँव में शहरों में रहते थे तो फिर उन्होंने गाँव में जाना क्यों शुरू कर दिया? मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा, बट पहले तो ये समझ लो गांव में जाके वो करते क्या थे। तो जो हमारे मर्चेंट थे ना, वो टाउन से निकलकर कहाँ जाते थे? कंट्री साइड में जाते थे, गांव वाले इलाके में जाते थे। वो क्या करते थे, जो उनके पास मर्चेंट के पास पैसे होते थे ना, वो पीजेंट को, आर्टिसन को देते थे और उन्हें बोलते थे कि आप अपने घरों में है ना चीज़ों को प्रोडक्शन करो। ज़्यादातर वो कपड़ों का प्रोडक्शन करवाते थे, ठीक है, और हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। समझ आ गया? तो मर्चेंट क्या थे, वो कंट्री साइड में जाते थे, गांव वाले इलाके में जाते थे, पीजेंट और आर्टिसन को बोलते थे कि ये लो जी पैसे, और आप है ना अपने घरों में कपड़े वगैरह का प्रोडक्शन वगैरह करो ताकि हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाए। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर टाउन क्यों नहीं? मतलब वो टाउन में पहले रहते थे तो उनको गांव में जाने की जरूरत क्या थी? टाउन में भी ये काम कर सकते थे, टाउन में भी कुछ लोग रहते जो काम करने के लिए रेडी हो जाते थे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों को जॉब चाहिए, तो टाउन में भी लोगों को जॉब चाहिए होगी, तो वो टाउन में ये काम क्यों नहीं कर रहा था? तो वाई नॉट दे वर्क ऑन इन टाउन, यानी जो हमारे मर्चेंट थे वो टाउन में काम क्यों नहीं करते थे? चलो ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो टाउन में काम क्यों नहीं करते थे, बट मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, मेन पॉइंट स्टडी। ठीक है, आप गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी या www.mainpointstudy.in, तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाओगे, डायरेक्टली चैप्टर वाइज आपको नोट्स दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश में, और बिल्कुल डायरेक्टली, कोई परचेज कोई नहीं करना आपको, कोई पैकेज वगैरह नहीं लेना, है ना। देखो जब तक आपको मेन पॉइंट स्टडी पे मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना, सब कुछ फ्री है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, ठीक है, तो आप मेन पॉइंट स्टडी पे आ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेन पॉइंट स्टडी 10th का, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ध्यान से नाम देख लो, मेन पॉइंट स्टडी 10, और इसमें दिखा रहा होगा कि आपके 9200 हैं, बट मैं आपको बता दूं 10,000 बच्चे यहाँ पर पहले से ही एडेड है। आप भी ज्वाइन हो जाना। तो मैं MCQ वगैरह या कोई कोई नोट्स ऐसे होते हैं जो मेरे को लगता है कि यार बिल्कुल जल्दी से भेज दूँ, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पर अपलोड करने में टाइम लगता है, तो पहले मैं यहीं पर अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। और जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट एकदम फ्री है, कोई भी आपको पे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता दूं वेबसाइट के लिए मेरे को पे करना पड़ता है ताकि वेबसाइट चलती रहे, ठीक है। तो अभी तो मेरे लिए कॉस्ट मैं मैनेज कर रहा हूं, बट एक टाइम शायद ऐसा है जब मैं मैनेज ना कर पाऊं, ठीक है। तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हो ना, तो वेबसाइट पे आपको एक कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन मिलेगा, वहाँ पर जाके आप पेटीएम वगैरह से सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कितना भी छोटा अमाउंट हो, कितना भी बड़ा अमाउंट हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। जब आप सपोर्ट करते हो तो लगता है यार जब बच्चा इतना सपोर्ट कर रहा है तो मेरे को अपनी तरफ से 10,000% देना चाहिए, ठीक है जी। तो कंट्रीब्यूटर्स के बटन से आप सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी वैसे नहीं भी कर सकते ना, तो बच्चे अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप अच्छे नंबर लाते हो, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हो, फोटो खींच कर मेरे को सेंड करते हो और बोलते हो सर इसमें 0.001% आपका भी पार्टिसिपेशन है, थैंक यू। मेरे लिए बहुत है ये, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। पिछली बार भी 2 सैम्पल पेपर गिव अवे किए थे, और जिन्हों को मिला था सैम्पल पेपर उन्होंने ही बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए, वो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए। तो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लाओगे या नहीं लाओगे वो आप पे डिपेंड करता है, लाने सबको है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ओके। और देखो अगर आप सपोर्ट वैसे नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे वेबसाइट पे जाओगे ऐड वगैरह मिलेगी ना आपको, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट टैग। इसमें मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि 21,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप जाकर देखोगे ना, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिलेगी कि एनिमेटेड वीडियो कैसे बना सकते हो आप, यूट्यूब पर डाल के अपलोड कैसे कर सकते हो, अर्न कैसे कर सकते हो, है ना, वेबसाइट्स कैसे बना सकते हो फ्री में, और भी बहुत सारी चीज़ें, टेलीग्राम से अर्न कैसे कर सकते हो आप, GP लिंक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। बच्चों ने बोला कि सर रनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है ये आपके लिए। अभी तो आप देखो पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम अपना निकाल लो, उसके बाद इस चैनल पे आना। अभी सब्सक्राइब करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा व्लॉगिंग चैनल है, गेमिंग चैनल है, यूनिक वर्ल्ड है, मन करे देख लेना, सब्सक्राइब करना हो इनको कर लेना, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट टेक है। और बाकी ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, अगर मेरी शक्ल वगैरह देखनी हो आपको या व्लॉग वगैरह, ठीक है। चलो दोबारा से आ जाते हैं टॉपिक पे। तो अभी हमारी बात हो रही थी कि जो मर्चेंट है हमारा, वो क्या कर रहा था, गांव के अंदर शिफ्ट हो रहा था, और गांव में जो पीजेंट वगैरह थे, किसान वगैरह थे, आर्टिजन वगैरह थे, उनको पैसे देके बोल रहा था कि जी आप प्रोडक्शन करो हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट में हम उस प्रोडक्शन को बेचेंगे, आप प्रोडक्शन करो। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वो उसे कंट्री साइड जाना पड़ा, वो अपने टाउन के अंदर रह के क्या ये काम नहीं कर सकता था? द आंसर इज नो, वो टाउन में ऐसा काम नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? कि दिस इज बिकॉज हेयर अर्बन क्राफ्ट एंड दी ट्रेड गिल्ड वर पावरफुल, ठीक है। हमारे शहरों में क्या हुआ करता था, मर्चेंट जिस टाउन में रहता था इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पर क्या सिस्टम हुआ करता था, अर्बन क्राफ्ट होते थे और ट्रेड गिल्ड्स हुआ करते थे। ये क्या करते थे कि ये प्रोड्यूसर को ट्रेन वगैरह करते थे, क्राफ्ट पीपल को, ठीक है, मेंटेन करते थे, कंट्रोल ओवर दी प्रोडक्शन, रेगुलेट करते थे कंपटीशन एंड दी प्राइस, एंड रिस्ट्रिक्ट करते थे एंट्री ऑफ द न्यू पीपल इन द ट्रेड। अब सुनो मेरी बात, बेसिकली ये ट्रेड गिल्ड और ये जो अर्बन क्राफ्ट होते हैं ना, ये मर्चेंट के लिए पता है दिक्कत क्यों थे? क्योंकि ये है ना, कोई भी नए मर्चेंट को आने नहीं देते थे। कोई नया मर्चेंट कहता था ना कि जी मेरे को भी अपना प्रोडक्शन करना है और मैं भी करना चाहता हूँ प्रोडक्शन और चीज़ों को बेचना चाहता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, ये साफ मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये रिस्ट्रिक्ट करते थे न्यू एंट्री, या किसी नए बंदे को नहीं आने देते थे। तो जो नए नए मर्चेंट है जो ट्रेड करना चाहते थे, इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें बेचना चाहते थे, वो टाउन में नहीं कर सकते थे। टाउन में वो लोगों को काम देते तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन आके बोलती बंद करो ये काम, तो इसलिए उन्होंने गांव में जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ऊपर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रूलर की, ठीक है। जो रूलर हुआ करते थे ना, जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने डिफरेंट गिल्ड को मोनोपोली राइट दे रखे थे। इसका मतलब है कि कपड़ों का काम ये वाली कंपनी करेगी, है ना, जूते का काम ये वाली कंपनी करेगी या ये वाला मर्चेंट करेगा, है ना, और साबुन का काम ये वाला मर्चेंट करेगा। तो ये ना रूलर ने, जो राजा था, उसने पहले से ही सबको स्पेसिफाई प्रोडक्ट बांट रखे थे कि जी आप इसका ट्रेड करोगे, आप इसका ट्रेड करोगे, और कोई दूसरा अगर उस चीज़ का ट्रेड करता था तो उसे जेल, ठीक है। तो मर्चेंट ने बोला कि यार जब जिएंगे तो ही तो करेंगे काम, तो इसलिए उन्होंने सोचा अगर शहरों में काम करा और मान लो कपड़े का काम करा और कपड़े की जो मोनोपोली है किंग ने किसी और को दे रखी होगी, तो हम तो जेल में जाएंगे। तो इसी वजह से उसने सोचा कि गांव में छुप छुपा के काम करेंगे ताकि कोई टेंशन ना हो, ठीक
ठीक है जी। सो दे टर्न इनटू द कंट्री साइड, कंट्री साइड में उन्होंने जाकर पीजेंट वगैरह को, आर्टिसन वगैरह को बोला कि जी हमारे लिए काम करो। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये सारे क्वेश्चन वाइज मैंने, ये टॉपिक वाइज भी हैं और टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन भी मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कंट्री साइड के पुअर पीजेंट थे और आर्टिसन थे, उन्होंने मर्चेंट के लिए काम करना क्यों शुरू कर दिया? क्या उन्होंने मर्चेंट से ज़्यादा कुछ सवाल वगैरह नहीं पूछे, डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया? यस, वो तो बल्कि चाहते थे कि उनको काम मिले। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जो कॉटेजर्स थे और जो पुअर पीजेंट थे ना, हु हैड अर्लियर डिपेंड अपॉन द कॉमन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल, गैदरिंग देयर फायरवर्क, बेरीज, वेजिटेबल्स, ठीक है, स्ट्रॉ वगैरह, हेज वगैरह, और साथ में दे लुक फॉर दी न्यू ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। बात ऐसी है कि पहले क्या होता था कि हमारे जो पुअर पीजेंट वगैरह और कॉटेजर्स हुआ करते थे ना, वो जंगलों वाले एरिया में जाकर क्या करते थे, अपने जानवरों वगैरह को चराते थे, वहीं से लकड़ियाँ लेते थे जंगलों वाले इलाके से, फिर बेरीज वगैरह, वेजिटेबल सारी वहीं से लेते थे। बट दिक्कत ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने ही लोगों को, अपने ही जो पीजेंट वगैरह, उनको बोलना शुरू कर दिया कि आप जंगलों में नहीं जा सकते, पेड़ वगैरह नहीं काट सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से उनके जो जानवर वगैरह वो चराते थे, तो वो धीरे धीरे मरने लग गए। तो उनको लगा कि यार यहाँ तो अब जानवर तो चरा नहीं सकते, तो कोई और काम हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो काम की तलाश में पहले से थे। बहुत सारे लोगों के पास, छोटे छोटे पीजेंट वगैरह के पास छोटे छोटे प्लॉट तो थे, ठीक है, बट उनसे उन पूरे फैमिली मेंबर का काम नहीं चलता था। मतलब मान लो 1 किलो अनाज उग रहा है, बट फैमिली में 2 किलो अनाज चाहिए, फूड चाहिए, तो इसलिए दिक्कत आती थी, है ना। सो इसी वजह से जब मर्चेंट उनके पास आया और उनको ऑफ़र दिया, एडवांस में ऑफ़र दिया कि जी आप गुड्स प्रोड्यूस करो मेरे लिए, तो पीजेंट ने बिल्कुल मना नहीं किया। वो तो बल्कि वेट ही कर रहे थे इस चीज़ का कि कोई हमको आके काम दे, तो बहुत खुश हो गए, ठीक है। बाय वर्किंग फॉर दी मर्चेंट दे कुड। और ये एक और बात थी, जो हमारे पीजेंट थे वो इस बात से भी खुश थे कि जो हमारा मर्चेंट है ना, उन्होंने ये बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में रह के काम करो, है ना। क्योंकि देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चल रहा था, फैक्ट्रियाँ थी नहीं, तो मर्चेंट ने बोला कि आप अपने घर में प्रोडक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर में प्रोडक्शन करो। आपका छोटा खेत है तो उसको भी देखते रहो, ठीक है, बट एक तरह से ये एक्स्ट्रा इनकम समझो आप। तो वो लोग जो है और खुश हो गए। दे कुड नॉट रिमेन इन दी कंट्री साइड एंड दे कुड रिमेन इन दी कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट इन देयर स्मॉल प्लॉट्स। इनकम फ्रॉम दी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम दी कल्टिवेशन। बड़ा खुश हो गए कि जी हमारे खेतों में भी हम काम कर सकेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम भी आप आएगी और हमारा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया मर्चेंट के लिए। ये आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर मर्चेंट जो हुआ करते हैं ना, गांव में जाकर जो पीजेंट वगैरह है उनसे क्या करवाते थे, कपड़ों का काम करवाते थे। कपड़ों का काम कैसे करवाते थे, देखो ये है मर्चेंट हमारा। मर्चेंट क्या करता था, एक होता था स्टेपलर, एक पर्सन हुआ करता था स्टेपलर वो पेपर पे लगाने वाला स्टेपलर नहीं, एक पर्सन हुआ करता था स्टेपलर, जो ना, जो एक तरह से रुई को थोड़ा सही करने का काम करता था, है ना, मतलब अलग अलग करने का काम। और रुई को आपने देखा ना, रुई के गद्दे वगैरह होते हैं, सही करने का मतलब थोड़ा खोलने का और कॉटन वगैरह का काम करता था ये बंदा। वो जो कॉटन वगैरह है, वो कॉटन या वूल जो है वो मर्चेंट को दे दिया करता था, ठीक है। स्टेपलर कॉटन वगैरह या वूल वगैरह का काम करता था, वो दे देता था, वो मर्चेंट ने उससे खरीद लेता था और स्टेपलर को पैसे दे देता था, और जो वूल है वो मर्चेंट के पास आ जाती थी। मर्चेंट क्या करता था, वो वूल देता था स्पिनर को। स्पिनर को, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा स्पिनर कौन होते हैं। स्पिनर बेसिकली वो होते हैं जो रुई से या वूल से धागा बनाते हैं। तो हमारे स्पिनर ने क्या किया, धागा लिया और मतलब रुई ली, और रुई या वूल लिया और उससे क्या बना दिया, धागा बना दिया। और वो जो धागा है, जो थ्रेड है, वो किसको बेचते थे, वो देते थे वीवर्स को। वीवर्स क्या होता है, वीवर्स होता है जो धागे से कपड़ा बनाता है, ठीक है। फिर आ गया, वीवर्स ने बना दिया, कपड़ा वगैरह बना दिया, फिर वो जाता था फूलर्स के पास। फूलर क्या करता था, थोड़ा प्लीटिंग वगैरह करता था। प्लीटिंग यानी होता है एक तरह से स्ट्रेट करता था कपड़े को, ठीक है, प्रेस वगैरह करके, या एक तरह से गैदर करता था कपड़ों को, ठीक है। समझ जाओगे आप, जब पिक्चर वगैरह देखोगे ना तो समझ जाओगे क्या होता है प्लीटिंग। फूलर क्या काम करता है, फूलर बेसिकली जैसे कपड़ा है ऐसे मुड़ा मुड़ा सा है, उसको बेसिकली एक तरह से प्लेन करने का काम होता था, ये समझ लो आप अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता था जी हमारा एक और है डायर। अब ये पता है, डाई वगैरह करता था, रंग वगैरह लगाता था। और फिर है ना, जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती थी और कपड़ा एकदम रेडी हो जाता था, तो हमारा मर्चेंट क्या करता था, उसको लेकर जाता था लंदन में, ठीक है। और लंदन में क्यों ले जाता था, लंदन में एक तरह से फिनिशिंग सेंटर हुआ करता था। एक तरह से फिनिशिंग टच जो है ना चीज़ों को, यानी कपड़ों को, वो लंदन में ही दिया जाता था। तो इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता था। 1 मार्क्स में ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन लिख लो, आपके चैप्टर में, मतलब आपके एग्जाम में आने वाला है कि फिनिशिंग सेंटर जो है
वो 17-18 सेंचुरी में इंग्लैंड में किसको कहा जाता था, लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था, क्योंकि फाइनल टचअप यहाँ ही दिया जाता था। ये जो बात मैंने यहाँ समझाई है ना, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मर्चेंट जो है वो पहले स्टेपलर के पास जाता था, है ना, उससे वूल लेता था, फिर स्पिनर को के पास जाता था, स्पिनर धागा बना देता था तो वीवर्स के पास जाता था, फिर फुलर के पास, फिर डायर के पास जाता था, और इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए उसको लंदन ले जाते थे, फिर लंदन से दूसरी कंट्रियों में भेजा जाता था, है ना। मर्चेंट दूसरी कंट्री में बेचने के लिए तो चीज़ें बना रहा था। ओके जी, अब आगे आते हैं कि हमारा जो मर्चेंट था ना वो बेसिकली आप उसने बहुत एक अच्छा कमर्शियल एक्सचेंज का नेटवर्क बना रखा था, ठीक है। वो कंट्रोल करता था अच्छे खासे फैमिली को, मतलब बहुत ज़्यादा बंदों को उसने अपने अंडर रख रखा था। मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये मर्चेंट है तो उसने बहुत सारे स्टेपलर को, बहुत सारे स्पिनर को, बहुत सारे वीवर को, बहुत सारे फुलर को, बहुत सारे डायर को अपने अंडर रख रखा था ताकि वो उसके लिए काम करे, ठीक है। रियली सॉरी। एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन 20 से 25 बंदे, मतलब 20 स्पिनर, 20 वीवर, 20 फुलर, 20 डायर, 20 स्टेपलर, ऐसे बंदों को उसने हर एक मर्चेंट ने एम्प्लॉय करके रख रखा था। और इसकी दिस मीन दैट ईच क्लोथियर वॉज कंट्रोल 100 ऑफ द वर्कर, मतलब एक बंदा, एक मर्चेंट कम से कम 100-200 बंदों को तो जॉब देता ही देता था, ये समझ लो, ठीक है। चलो, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो घर में हो रहा था। किसके घर में हो रहा था, पुअर पीजेंट के घर में हो रहा था। और वो पुअर पीजेंट किसको देते थे, वो देते थे सामान बना के मर्चेंट को, और मर्चेंट क्या करता था, लंदन में लेके फिनिशिंग वगैरह करके दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। अब हम देखेंगे कि नई नई फैक्ट्री लगना शुरू हो गई थी, ठीक है। देखो, द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन द इंग्लैंड केम अप इन द 1930s, यानी सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्री 1930s में, सॉरी 1730s में, रियली सॉरी 1730 के अंदर 1730s में लगना शुरू हुई, ठीक है। बट इट वॉज द ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ द फैक्ट्री मल्टीप्लाई। बट 1790s के टाइम में जो फैक्ट्रीज का नंबर था ना वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है कि जो पहले मान लो 10 थी अब वो 100 होने लग गई। मतलब सबसे ज़्यादा फैक्ट्री जो है इंक्रीज़ हुई थी वो 1790s के टाइम में ही इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है जी। मतलब लेट 18th सेंचुरी को हम 1790s के आगे का टाइम बोलते हैं, ओके। और फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है कॉटन को, ठीक है। अभी हमने देखा मर्चेंट ने सबसे पहले काम ही कॉटन का स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले कपड़ा भेजा जाता था, समझ रहे हो आप। चलो, इन 1760s ब्रिटेन इम्पोर्ट 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन, ठीक है। होता क्या था, अब देखो सिंपल सीधी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, रुई चाहिए, कॉटन चाहिए। तो होता क्या था, ब्रिटेन है ना, पहले 1730s के टाइम में ब्रिटेन के अंदर 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन आता था ताकि उसका कपड़ा बना के भेज सके। अब हुआ क्या, फैक्ट्रीज का धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगा और 1787 के अंदर तो 22 मिलियन हो गया, 22 मिलियन पाउंड कपड़ा आने लग गया, रॉ कॉटन आने लग गया, कपड़ा बोल दिया सॉरी, रॉ कॉटन आने लग गया। मतलब पहले जो 2.5 आता था अब 22 मिलियन पाउंड आने लग गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बनाया जा सके, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन ये आता है कि पहले 2.5 मिलियन पाउंड कपड़ा रॉ कॉटन आता था, बट एकदम से 10-20 सालों के अंदर ये बिल्कुल 22 मिलियन हो गया। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, द आंसर इज यस। देखो बहुत सारी चीज़ें हुई। द इंक्रीज वॉज री लिंक विद द नंबर ऑफ द चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आए जिसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, क्या क्या चेंजेस आए, यही वो बात लिखी है। सबसे पहले जो हमारे पहली बात तो द सीरीज ऑफ द इन्वेंशन, बहुत सारे इन्वेंशन वगैरह हुए 18th सेंचुरी में जिसकी वजह से हर स्टेप पे जो एफिकेसी होती थी ना, यानी आप कह सकते हो जो प्रोग्रेस होती थी बहुत तेज़ी से, मतलब काम जो है हर स्टेप पर बहुत तेज़ी से होने लग गया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंशन हुए। इन्वेंशन कौन से, कार्डिंग में इन्वेंशन हुए, ट्विस्टिंग में इन्वेंशन हुए, स्पिनिंग में इन्वेंशन हुए, रोलिंग, ये सारे स्टेप दे रखे हैं। कार्डिंग वही कपड़ों को मतलब रुई को सही करना, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग मैंने आपको बताया था कि रुई से धागा बनाना, है ना। देखो अगर मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ना तो आप स्पीड पे जाके 1.5 करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म हो तो स्पीड तेज करके देख लेना, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से होने लग गया था क्योंकि इन्वेंशन वगैरह होने लग गए थे और इसकी वजह से वर्कर का आउटपुट भी इंक्रीज़ हुआ। जो वर्कर पहले 10 कपड़े बनाता था, 10 किलो कपड़े बनाता था, वो 20 किलो कपड़े बनाने लग गया है, 20 मीटर कपड़े बनाने लग गया, है ना। अनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड यान। और इसकी वजह से जो कपड़ा है, जो थ्रेड है और जो यान है वो भी थोड़ा ताकतवर बनने लग गया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है देन दी रिचर्ड आर्कराइट क्रिएट अ कॉटन मिल। और उसके बाद एक पर्सन थे जिनका नाम था, अब ये आपको आता है कि सबसे पहले जो कॉटन मिल है वो किसने शुरू करी थी, तो रिचर्ड आर्कराइट थे। उन्होंने कॉटन मिल वगैरह स्टार्ट करी, फैक्ट्री स्टार्ट करी, आप क्या कह सकते हो कि टिल दिस टाइम एज यू सीन
क्लोथ प्रोडक्शन वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन द विलेज हाउस होल्ड। तो रिचर्ड आर्कराइट से पहले क्या होता था, सारा का सारा काम विलेज में ही होता था, विलेज के घरों में हुआ करता था। बट अब क्या होने लग गया कि पहले तो रिचर्ड आर्कराइट ने फैक्ट्री बना दी, है ना, और साथ में और भी क्या चीज़ हुई कि द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेज सेटअप एंड मेंटेन इन दी मिल, और बहुत सारी नई नई मशीनें भी खरीद कर मिल में रखी जाने लगी। ठीक है, अब देखो मिल जो मशीनें थी ना, स्टार्टिंग में तो हमारे, मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े हमारे मर्चेंट हुआ करते थे ना, वो मशीनें नहीं खरीदते थे। रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि वो मशीनें क्यों नहीं खरीदते थे, क्योंकि पहली बात तो मशीनों में ना और दिक्कतें, वैसे हम आगे पढ़ेंगे, बट सिंपल समझ लो मशीन बहुत महंगी आती थी। अभी के लिए इतना समझ लो, और भी पॉइंट है, बट इतना समझ लो मशीन बहुत महंगी आती थी, वर्कर थोड़े सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाते थे, इसलिए जो हमारे मर्चेंट है ना वो मशीनों को पसंद नहीं करते थे। बट हाँ, फैक्ट्री आने से उनका फ़ायदा हुआ। ठीक है, फैक्ट्री आने से उनका क्या फ़ायदा हुआ, देखो, विद इन द मील ऑल द प्रोसेसेस वर बॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड द मैनेजमेंट। अब पहले क्या होता था, पहले स्टेपलर से मर्चेंट ने कपड़ा लिया, फिर कपड़े को स्पिनर को दिया, फिर ये बोल दिया स्पिनर खुद दे देगा वीवर को, फिर फुलर को, फिर ऐसे ना पता नहीं चलता था कि कौन काम चोरी कर रहा है। ठीक है, मर्चेंट सोचता था कि यार स्पिनर की गलती है, बट गलती एक्चुअल में, देखो समझो, मैं मर्चेंट हूँ, मैं टाउन में रहता हूँ। ठीक है, मैं मर्चेंट हूँ, मैं टाउन में रहता हूँ, मैंने गाँव में ना स्पिनर को रुई दे दी और बोला कि प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाए तो कपड़ा मेरे को भिजवा देना या मैं आ जाऊँगा लेने। ठीक है, बट 2-3 महीने हो गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसके पास गया तो स्पिनर कहता है मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, पता नहीं वीवर्स से गलती हो गई है या वो नहीं कर पा रहे। तो वीवर पे जाता है तो वीवर बोलता है कि जी नहीं मेरे को गलती नहीं है, फुलर का काम है। फुलर बोलता है नहीं मेरे को वीवर ने लेट दिया है। तो बेसिकली है ना, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, जैसी फैक्ट्री आ गई तो सारा का सारा काम एक छत के नीचे होने लग गया, अच्छे से काम पता चलने लगा कि कौन काम चोरी कर रहा है और किसकी गलती है। ठीक है जी, दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छे से सुपरवाइज किया जाता था, क्वालिटी चेक भी हो जाता था कि क्वालिटी भी अच्छी रहे कपड़े की, है ना, और साथ में लेबर वगैरह को भी रेगुलेट किया जाता था कि लेबर कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा। ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन दी प्रोडक्शन वॉज इन कंट्री साइड। और ये चीज़ें जो है, प्रोडक्शन पर नज़र रखना, वर्कर पर नज़र रखना, सारी चीज़ें सुपरवाइज करना, ये काम कंट्री साइड में नहीं हो पाता था, है ना। जब घरों में काम होता था तब इसको मैनेज करना डिफिकल्ट था, तो इसलिए मील आने से ये फ़ायदा हुआ। इन दी अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्री इंक्रीजिंगली बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप, यानी इंग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी फैक्ट्रीज। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखना जब मैं चैप्टर की वीडियो में बोलता हूँ ना कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो, तो मेरे कहने का मतलब है रट लो, डिट्टो आएगा पेपर में। ठीक है, द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब है कि जो हमारे ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, फैक्ट्री आ रही थी धीरे धीरे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसके क्या फीचर है, क्या फ़ायदा हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, कितनी तेज़ी से हमारा जो ब्रिटेन है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसके बारे में आपको बताना। ठीक है, देखो यही है कि हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 4 पॉइंट है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिटेन के अंदर है ना, सबसे पहले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी जो आई, वो है कॉटन इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री। सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया, जैसे आपको पता ही है, हमने बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में ही देखा था कि मर्चेंट सबसे पहले गांव में जाकर उनको कपड़ा वगैरह का ही काम दिया करते थे, फार्मर वगैरह को। ठीक है, तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो 1840s तक कॉटन की वजह से आया। ओके, उसके बाद धीरे धीरे स्टील इंडस्ट्री भी ग्रो करने लग गई। स्टील इंडस्ट्री क्यों ग्रो करने लग गई, क्योंकि जो हमारा ब्रिटेन था ना, इंग्लैंड या ब्रिटेन, जिस भी कंट्री पर उसने कब्जा किया था 1840s के टाइम में या 1860s के टाइम में, वहाँ पर उसने रेलवे बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी में से एक था, ब्रिटिश ने हमारे पे भी रूल किया है, तो वहाँ पर इंडिया के अंदर उन्होंने रेलवे वगैरह बनाना शुरू कर दिया। अब रेलवे वगैरह उन्होंने इंडिया में बनाना शुरू कर दिया, तो रेलवे के लिए क्या चाहिए, बनाने के लिए स्टील चाहिए, आयरन चाहिए। तो उन्होंने इंडिया में स्टील और आयरन, इंग्लैंड में स्टील आयरन बनाया और उसको फिर इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1873 में ब्रिटेन ने 77 मिलियन पाउंड जो है वो उतने अमाउंट का जो स्टील है उसको दूसरी कंट्री में, अपनी कॉलोनी में, जिसमें से इंडिया भी एक था, वहां पर भेजा। ठीक है, जो कि कॉटन एक्सपोर्ट से डबल था, यानी 30-35 मिलियन पाउंड का जो है वो कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता था या कॉटन के कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते थे। बट अगर बात करें हमारे आयरन एंड स्टील की, दैट वाज अराउंड 77 मिलियन पाउंड। ठीक है, सेकंड मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि हाँ, इंडस्ट्री तो आ गई थी, फैक्ट्री तो आ गई थी, कौन लेकर आया था, रिचर्ड आर्कराइट, है ना। सबसे पहले कॉटन मिल या मिल
कह सकते हो आप, तो आई थी, बट है ना ये पूरी तरीके से हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिस्प्लेस नहीं कर पाई। इसका मतलब है कि आज भी बहुत सारे ऐसा प्रोडक्शन था जो कि आज भी लोग अपने घरों में करते थे। फैक्ट्री पे बहुत ही कम जो है वो लोग जो है वर्कर जो है वो काम करते थे। अब क्यों वर्कर जो है फैक्ट्री में कम काम क्यों करते थे, ये भी अभी हम देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दिया था, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह में मशीनें जो रखना बहुत महंगा पड़ता था और ये सारी की सारी चीज़ें, बट आप आई होप ये समझ गए हो कि सेकंड चीज़ थी कि जो नई इंडस्ट्री आई थी ना, उसने पुरानी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्प्लेस नहीं करा, जबकि जो 20% जो हमारी वर्कर है ना, सिर्फ 20% वर्कर या 20% से भी कम वर्कर जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क करते थे। मतलब आज भी 80% जो काम होता था ना, लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन जो भी होता था, आउटपुट जो भी होता था, वो फैक्ट्री में नहीं होता था, वो होता था आउटसाइड। कहां पर? विद इन दी डोमेस्टिक यूनिट। आज भी बहुत सारे लोगों के घर में काम होता था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें समझ आ गया कि इंडस्ट्रियल फेज का हमारा सबसे मेन चीज कॉटन और हमारा मेटल था। सेकंड हमने देखा कि नई इंडस्ट्री आने की वजह से पुरानी इंडस्ट्री पे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। पुरानी इंडस्ट्री आज भी उतनी अच्छे से चल रही थी और आज भी प्रोडक्शन लोगों के घरों में ही होता था, सिर्फ 20% जो है वो फैक्ट्री में काम करते थे, या मैं कहूँ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे। तीसरा है कि मैं आपको बता दूं कि जो द पेस ऑफ द चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट सेट बाय द स्टीम पावर्ड कॉटन और द इंडस्ट्रियल मेटल इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि जो हमारी कॉटन और जो हमारी मेटल स्टील इंडस्ट्री थी ना, तो उसमें जो स्टीम पावर्ड इंजन है ना, मतलब स्टीम पावर्ड इंजन यानी भाप से चलने वाले जो इंजन थे ना, उसका कोई इतना वो आया नहीं। मतलब उसका आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया मतलब कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में जो आप कह सकते हो स्टीम से चलने वाले जो इंजन होते थे, आप इतना याद रखो, इंजन जो होते थे ना हमारे कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में, वो नहीं आए थे। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं हमारे कॉटन और मेटल इंडस्ट्री पे, क्योंकि ज़्यादा इनोवेशन हुई नहीं थी हमारे कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में। जैसे पहले काम होता था वैसे अब होता है। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। ठीक है, देखो कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे पोल्ट्री में, बिल्डिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, ग्लास वर्क में, टैनिंग वाले चमड़ा वगैरह का काम, फर्नीचर मेकिंग में, और इन सारी की सारी चीज़ों में जो नॉन मैकेनाइज थे, नॉन मैकेनाइज यानी जहां पर मशीनों का यूज नहीं हो रहा था, वहां पर भी कुछ इनोवेशन हो रही थी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉटन इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रही थी। दोबारा से बताता हूं, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना। पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी ना, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया। कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा वॉज नॉट सेट बाय दी स्टीम पावर्ड कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री। मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में है ना, इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया। बट हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही स्टैग्नेट रही, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री में कुछ कुछ चेंज आए, कुछ कुछ इनोवेशन आई। ठीक है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे के पूरे मार्केट को, पूरे की पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, जैसे कि देखो मानो जूते के अगर सोल बनाने वाली कुछ टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है तो पूरा जूता इंप्रूव होता है, पूरे जूते में चेंज आता है। तो वैसा ही था कि इन सारी चीज़ों में, इन चीज़ों के में थोड़ी इनोवेशन होने की वजह से पूरी मार्केट में इनोवेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर स्लोली। जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा था ना, वो बहुत धीरे धीरे आ रहा था। अब क्यों आ रहा था धीरे धीरे? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट थे, उन्होंने ना न्यू टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, रिपेयर में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। ठीक है, और दे वर नॉट इफेक्टिव एज द इन्वेंटर एंड दी मैन्युफैक्चर क्लेम। और सबसे बड़ी बात है, जो मैन्युफैक्चर और जो हमारे इन्वेंटर है वो बोलते थे मशीन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, तो उतनी भी अच्छी नहीं थी। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी को बहुत धीरे 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 एक्सेप्ट किया गया। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वही है, कॉटन मेटल में चेंज आया, बहुत कम जो लोग हैं वही न्यू इंडस्ट्री में वर्क करने लग गए। जो स्टीम पावर इंजन है कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में, उसमें इतना चेंज नहीं आया, बट बाकी इंडस्ट्री में आया। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो बहुत धीरे धीरे हुई, यानी टेक्नोलॉजी को मर्चेंट ने बहुत कम जो है एक्सेप्ट करना शुरू किया था स्टार्टिंग के अंदर। बाद में तो कर ही लिया था उन्होंने, बट स्टार्टिंग में उन्होंने मशीन को खरीदना प्रेफर नहीं किया। उन्होंने कहा जब मशीन कौन ही खरीदेगा। ठीक है, चलो। बट कुछ कुछ ऐसी जगह थी जहां पर लोगों ने मशीनों को यूज करना शुरू कर दिया था। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, बट उससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर इसके नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी 10। अब जब हमने स्टीम इंजन की बात करी, हमने देखा और कॉटन और आयरन, जो हमारी कॉटन मेटल इंडस्ट्री में स्टीम से इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया, बट स्टीम इंजन के बारे में भी हम देख लेते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक पर्सन थे जिनका नाम था न्यू कॉमन। ठीक है, इन पर्सन ने क्या किया था, स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किया था। बट जो हमारे जेम्स वॉट थे ना, उन्होंने स्टीम इंजन को इम्प्रोवाइज किया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पेटेंट करवा लिया था। पेटेंट करवाने का मतलब होता है कि अब
डिज़ाइन उनका हो गया कि हाँ मैंने इसको चेंज कर लिया है, अब मेरे नाम से ही ये स्टीम इंजन बिकेगा है, मतलब मैं इसका इन्वेंटर हूँ, ऐसे करके उन्होंने पेटेंट करवा लिया। ठीक है, कब? 1781 में। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और उनका एक फ्रेंड था, इंडस्ट्रियल फ्रेंड, जिसका नाम था मैथ्यू बोल्टन। उन्होंने भी एक न्यू मॉडल से मतलब स्टीम इंजन को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। ठीक है, या मशीनें वगैरह बनाना उन्होंने शुरू किया। बट फॉर द ईयर ही कुड नॉट फाइंड नो बायर, मतलब दिक्कत ये थी कि स्टीम इंजन तो इन्होंने बना लिया, बट बहुत सारे लोग इनकी मशीनें खरीदने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर द इंग्लैंड। पूरे के पूरे इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ 321 हमारे स्टीम इंजन थे। 80 जो है वो कॉटन इंडस्ट्री में, 9 जो है वूल इंडस्ट्री में, बाकी जो है माइनिंग, कैनाल और आयरन एंड वर्क इंडस्ट्री में थे। ठीक है जी। So even most powerful new technology that enhance the productivity of labor manifold was the slow to be accepted by the industrialists। मतलब स्टीम इंजन इतना ज़्यादा तगड़ा रेवोल्यूशन वाला एक इन्वेंशन था, बट फिर भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। इस चीज़ से हमें यही पता चलता है क्योंकि सिर्फ 321 ही इंजन थे, है ना, पूरे के पूरे इंग्लैंड में, तो इसका मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीदे नहीं होंगे, है ना। और वर्कर इन दी मिड 19th सेंचुरी वॉज नॉट अ मशीन ऑपरेटर बट दी ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन एंड दी लेबरर। इसका मतलब ये है कि बहुत ऑब्वियस ही बात है, जब मशीनें कम थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट थे, जो काम करवाते थे अपनी फैक्ट्री के अंदर वर्करों से, उन्होंने मशीनें खरीदी नहीं, तो वर्कर को भी मशीनें नहीं चलानी आती थी। तो यही बात लिखा है कि मिड 19th सेंचुरी तक तो जो हमारे वर्कर थे वो मशीन ऑपरेटर थे ही नहीं। ठीक है, लिखा है ना, नॉट अ मशीन ऑपरेटर, उनको पता ही नहीं था मशीन कैसे चलाते हैं, वो बस पुराने तरीके से काम करते थे और लेबरर थे वो। ठीक है, अब थोड़ा सा हैंड लेबर और स्टीम इंजन के बारे में या स्टीम पावर इंजन के बारे में देख लेते हैं। मतलब मशीनों से जो चीज़ें बनती थी और हाथ से जो चीज़ें बनाते थे लेबर, उन दोनों में क्या डिफरेंस था। ठीक है, और कौन लोग जो है, कौन से बिजनेसमैन जो है या इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कम मशीन खरीदी, और बेसिकली मशीन कौन से लोग खरीदते थे उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो समझ आ रहा है ना। देखो आपको अगर समझ ना आए कोई भी पॉइंट मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, फर्ज है मेरा बताना। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना आपको। देखो एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ बीच में, क्योंकि मेन मोटिव तो आपको अच्छे से समझाना ही है। बात ऐसी है, पहले स्टीम इंजन आया था, किसी ने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है जी, तो इसी वजह से बहुत सारे वर्कर को भी नहीं पता था स्टीम इंजन कैसे चलाते हैं। ठीक है, ओके। बट हाँ, आज देखो स्टीम इंजन ने बहुत तहलका मचा रखा है। पहले जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो स्टीम इंजन को वो समझते थे यार ये तो फालतू का इन्वेंशन है। ठीक है, बट उनको बाद में रियलाइज होने लग गया ये अच्छा इन्वेंशन है। ठीक है, तो अच्छा, तो बेसिकली हैंड लेबर में जो मशीनों से काम नहीं करते थे और जो स्टीम इंजन से काम करते थे वर्कर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, और कब इंडस्ट्रियलिस्ट ने, कौन से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने मशीनों को खरीदना शुरू किया और वर्करों को ट्रेन करना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन ब्रिटेन का मतलब जब जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी ना, तो उस टाइम में कोई भी लेबर शॉर्टेज नहीं थी, है ना। बहुत सारे लेबर थे, बल्कि बहुत सारे जो पुअर पीजेंट थे, गांव वाले लोग थे, वो तो आते थे। ठीक है, कहाँ पर आते थे, वो जो है मूव करते थे सिटीज़ में बहुत बड़े नंबर में, ताकि उनको जॉब वगैरह मिले। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि देखो जब बहुत सारे लोग जॉब मांगने आते हैं ना, तो उनको आप कम पैसे देके भी काम करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बोल दोगे भाई तेरे को काम करना इतना ही दूंगा, नहीं करने तू चला जा, कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने कभी भी मशीन को इंट्रोड्यूस करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि लेबर जो था वो सस्ता होता था और उन मशीनें लगाने में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मशीन कौन लगाएगा, लोगों से ही काम करवाओ। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात थी क्यों उन्होंने हमारे इंडस्ट्री, एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने मशीनों का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मशीनें महंगी होती थी और लेबर शॉर्टेज नहीं थी, तो लेबर जो है कम वेजेस में काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न था कि यार बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री जो थी ना, वो थी सीजनल। सीजनल का मतलब है बहुत सारे जो हमारी इंडस्ट्री थी उसमें क्या होता था, 6 महीने काम होता था, 6 महीने काम नहीं होता था। जैसे कि बेवरेज इंडस्ट्री यानी शराब वगैरह का, तो ठंडे में तो चलता था, गर्मियों में नहीं चलता था इतना, है ना। तो हमारे जो इंडस्ट्रीज थे ना, गर्मियों में निकाल देते थे कि भाई जाओ जाओ घर जाओ अपने, है ना। अब मशीनों के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, मशीनें 6 महीने नहीं चलेगी तो खराब हो जाएगी। तो ये भी एक दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने कभी भी मशीनों को परचेज नहीं किया। ठीक है जी, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, पहले तो ये पढ़ लेते हैं। इन मैनी इंडस्ट्री द डिमांड ऑफ द लेबर वॉज सीजनल। गैस वर्क हो गया, बेवरेजेस वगैरह हो गई, स्पेशली बिजी थ्रू दी कोल्ड मंथ, यानी ठंड के टाइम में काम बड़ा चलता था गैस वर्क का और बेवरेजेस वगैरह का। ठीक है, विंटर वॉज द टाइम दैट शिप वर रिपेयर्ड एंड
श्रुब्स का मतलब होता है बेसिकली सही करी जाती थी शिप वगैरह को। तो शिप इंडस्ट्री में भी सर्दियों के टाइम में बहुत सारे वर्कर को रखा जाता था ताकि वो शिप को रिपेयर वगैरह कर सके। इन ऑल सच इंडस्ट्री वेयर दी प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद इन दी सीजन, इंडस्ट्रियल यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर एंड एम्प्लॉय वर्कर फॉर दी सीजन। तो उनको लगता था इंडस्ट्रीज को यार वर्करों को रखना अच्छा है, मशीन कौन खरीदेगा, फिर 6 महीने बंद रखो, है ना। चलो, इन दी विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर, अच्छा एक और रीजन और क्या था कि मशीनें, समझ आ गया ना कि मशीनों को क्यों प्रेफर नहीं किया जाता था, लेबर को क्यों प्रेफर किया जाता था। एक और रीजन है इसका। रीजन क्या है कि जो अपर क्लास है ना, या जो एरिस्टोक्रेट्स है, जो महंगी बातचीत वाले लोग हैं, वो क्या करते थे, प्रेफर करते थे हाथों से बनी चीजें, हैंडमेड चीजें, क्योंकि ये उनको है ना थोड़ा सा, आप कह सकते हो उनकी क्लास बताता है कि हाँ जी महंगी बातचीत है इनकी, ठीक है जी। तो देवर बेटर फिनिश्ड, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी, है ना, इंडिविजुअली प्रोड्यूस होती थी, केयरफुली डिज़ाइन होती थी। बट जो मशीन मेड होता है ना, वो कॉलोनी में भेजने के लिए होता था, यानी जो ब्रिटेन में जो भी कपड़े बनते थे वो उनको इंडिया में या जिस भी एरिया को उन्होंने गुलाम बनाया उस पर भेज देते, अफ्रीका वगैरह में। बट जो हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो अमीर लोग खरीदा करते थे। तो इसलिए भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने सोचा यार अमीर लोग ज़्यादा पैसे देंगे तो क्यों ना हम हाथों से ही बनवाए। तो ये भी एक रीज़न आप कह सकते हो। एंड इन दी कंट्री विद दी लेबर, हाँ बट कुछ ऐसी कंट्री थी जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीनों का यूज़ करना शुरू किया। कौन सी कंट्री थी या कौन सा एरिया था? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीनों का यूज़ करना शुरू किया। अब आप बोलोगे क्यों सर, क्या उनको नहीं दिखा था कि मशीनें महंगी है? पता है दिक्कत क्या थी? हमारे अमेरिका में लेबर शॉर्टेज थी, लोग काम करने वाले बड़े कम थे। ब्रिटेन में तो बहुत काम करने वाले थे, तो हमारे जो मर्चेंट थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको मिल जाते थे वर्कर, बट हमारे अमेरिका में नहीं मिलते थे वर्कर। तो वर्कर नहीं मिलते थे, 2-3 वर्कर हुआ करते थे, तो उनके लिए मशीन लाई गई ताकि वो मशीनों से काम करके उतना ही प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है, इन द कंट्री विद द लेबर शॉर्टेज इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन टू यूजिंग मैकेनिक, मतलब जरूरत पड़ गई थी उनको मैकेनिकल पावर यूज करने की, सो दैट द नीड ऑफ द ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज्ड, के कम से कम लोगों का यूज किया जा सके। दिस वाज द केस ऑफ द 19th सेंचुरी अमेरिका। अमेरिका में ऐसे ही होता था, बट ब्रिटेन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अब हम थोड़ी वर्कर की हालत भी देख लेते हैं कि अच्छा स्पिनिंग जैनी, यार मैंने गलत कर दिया स्पिनिंग जैनी का पहले क्वेश्चन पूछ के, कि मेरे को लगा चलो वो इस पार्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ ऑफ दी वर्कर्स, वर्कर की लाइफ देख लेते हैं कि वर्कर की लाइफ कैसी थी। पहले तो आपको पता चल चुका है वर्कर की लाइफ जो थी बहुत टफ थी। क्यों? क्योंकि उनको 6 महीने काम पर रखा जाता था, है ना, और बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे जो 6 महीने चलते थे, 6 महीने नहीं चलते थे। और जब काम नहीं चलता था या जो ओनर को लगता था कि यार अब तो इनका काम खत्म हो गया, तो उनको लात मार के निकाल देता था काम से, है ना। बट कुछ ऐसे वर्कर होते थे जो क्या करते थे कि कोई और जॉब ढूंढ लेते थे जो पूरे साल चले। बहुत कम ऐसे लोगों को जॉब मिल पाती थी, ऐसी जॉब मिल पाती थी जो पूरे साल रहे। ज़्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिल पाती थी पूरे साल के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्कर भी थे जो गांव से आते थे काम की तलाश में और उनको काम नहीं मिलता था, है ना, ब्रिज वगैरह और नाइट शेल्टर में उनको सोना पड़ता था, मतलब प्रॉब्लम बहुत थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत थी हमारे वर्करों के लिए। तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम थी हमारी वर्कर की। अब थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि अबंडेंस ऑफ द लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ, जब बहुत ज़्यादा वर्कर हो गए ना तो एक्चुअल में जो वर्कर थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई। कैसे प्रॉब्लम? अब और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने गाँव से शहर में एंटर करना शुरू कर दिया जब उनको पता चला हाँ यार शहरों में तो काम मिलता है। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशन। इसका मतलब है कुल रिलेशन, मतलब कि जॉब है ना बेसिकली उन्हीं लोगों को, इन्हीं वर्कर को मिल पाती है जिनका कोई रिश्तेदार पहले से ही काम पे लगा हुआ हो, है ना, देखा होगा आपने। तो इफ़ यू हैड अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंड इन अ फैक्ट्री यू वर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब क्विकली, मतलब आपको जॉब मिल जाती थी अगर आपका कोई रिश्तेदार पहले से ही है फैक्ट्री के अंदर या दोस्त वगैरह है फैक्ट्री के अंदर। बहुत सारे जॉब सीकर, जॉब मतलब जो बंदे, जिन बंदों को जॉब चाहिए होती थी वो पूरी पूरी रात जो है ब्रिज के नीचे और नाइट शेल्टर में गुजार देते थे, है ना। और सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्री मीन्ड प्रोलॉन्ज पीरियड विदाउट दी वर्क। अब जब ये हमारा आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी ब्रिटेन में वो सीजनल थी, सीज़न ख़त्म हो जाता था तो लात मार के निकाल देते थे, तो उनको उस टाइम बिना वर्क के रहना पड़ता था, बिना काम के रहना पड़ता था। तो इसलिए बहुत सारे जब सीज़न ऑफ हो जाता था, मतलब सीज़न ख़त्म हो जाता था, तो हमारे बहुत सारे जो वर्कर थे वो क्या करते थे, दोबारा से अपने गाँव जाना शुरू कर देते थे, ठीक है। और वहाँ पर वो खेती बाड़ी वगैरह किया करते थे। बट ज़्यादातर जो वर्कर है वो क्या करते थे, और जॉब ढूंढने की कोशिश करते थे, ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करते थे जो हमेशा चलता रहे। विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफिकल्ट टू फाइंड, और उस टाइम है ना ऐसी और जॉब ढूंढना जो पूरे साल रहे थोड़ा सा मुश्किल था। वेजेस जो थी वो इंक्रीज तो हुई
अर्ली 19 सेंचुरी भाई, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। वेजेस जो है वो इंक्रीज तो हुई समवट इन द अर्ली 19 सेंचुरी, बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। बट इससे वर्कर को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। अब आप बोलोगे सर वेजेस इंक्रीज हुई, वर्कर का फायदा नहीं होगा। एक बात बोलो ना सर, यहाँ तो फायदा नहीं हुआ, वेजेस इंक्रीज हुई तो फायदा तो होगा ही होगा। आप कैसे बोल रहे हो फायदा नहीं हुआ? मैं आपको बता दूँ फायदा क्यों नहीं हुआ। अगर वर्कर की सैलरी 100 रुपये मान लो, और चीज़ों का प्राइस है 2 रुपये, ठीक है, वर्कर की सैलरी 200 रुपये हो गई, डबल हो गई, बट चीज़ों का प्राइस क्या हो गया? 10 रुपये। तो आप सोच रहे हो, मतलब सैलरी तो इंक्रीज हो बट चीज़ों का प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ, तो इसलिए उसको ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो ही नहीं पाया। यही बात लिखी हुई है कि फॉर इंस्टेंस जो प्राइस था वो बिल्कुल नेपोलियन वॉर में बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, बट जो वेजेस थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। मोर ओवर द कंडीशन ऑफ द वर्कर वॉज सो क्रिटिकल एट द बेस्ट टाइम ऑफ द मिड 19 सेंचुरी, मतलब बहुत बढ़िया से बढ़िया टाइम देखिए ना, मिड 19 सेंचुरी का टाइम ब्रिटेन के अंदर बहुत बढ़िया माना जाता है, बट उस टाइम भी 10% से ज़्यादा लोग जो है वो एक्सट्रीमली पुअर पॉपुलेशन थी, ठीक है। बट और ये तो अच्छे टाइम की बात बता रहा हूँ, और अगर बुरे टाइम की बात करें ना हम हमारे ब्रिटेन के अंदर, तो जब 1830s में बहुत बुरी हार्डशिप चल रही थी, तो उस समय 35 to 75% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, से जूझ रहे थे, उनके पास जॉब नहीं थी, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरी बात तो है, और जब उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनको पता चला यार नई नई मशीनें आ रही है, तो वो और डर गए। एक मशीन ही है उसमें से स्पिनिंग जैनी, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने पहले इसका क्वेश्चन पूछ लिया, स्पिनिंग जैनी मेरे को पता नहीं था, सेकंड पार्ट में मेरे दिमाग से निकल गया था, ठीक है। चलो, तो स्पिनिंग जैनी बेसिकली अब है ना, हुआ क्या इस वाले पॉइंट में ये बता रखा है कि जो वर्कर थे ना, अब उनको पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट, वैसे ही जूझ रहे थे वो अनएम्प्लॉयमेंट से, और उनको डर और ज़्यादा लगने लगा जब उनको पता चला नई नई मशीनें आ रही है, और ये जो नई नई मशीनें हैं ना, वो जो पुराने जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि जहाँ बिना मशीन के 100 बंदे काम करते हैं, मशीन आने से सिर्फ 2 बंदे ही काम कर पाएंगे, और बाकी 98 बंदे को निकाल दिया जाएगा, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग हैं ना मशीनों से डरने भी लग गए थे। पहले तो मैं ये बता दूँ, लाइफ ऑफ वर्कर आपसे पूछा जाता है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। अब स्पिनिंग जैनी बेसिकली एक मशीन है, ठीक है जी, जो वुलन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसका काम जो था, नाम से पता चल रहा है स्पिनिंग, ये पिक्चर है स्पिनिंग जैनी, इसका काम होता है धागा बनाना। क्या बनाना? धागा बनाना, थ्रेड वगैरह इसका काम होता है बनाना, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये नई मशीन आई ना, तो बहुत सारी वुमेन्स ज़्यादातर स्पिनिंग किया करती थी, ठीक है, हाथों से स्पिनिंग वगैरह किया करती थी। जब उनको पता चला यार मशीन है, स्पिनिंग जैनी आ रही है, तो स्पिनिंग जैनी आते ही उन्होंने स्पिनिंग जैनी पर अटैक करना शुरू कर दिया, उसे तोड़ना शुरू कर दिया। कहते जी हम इसको तोड़ के रहेंगे, नहीं तो हमारी जॉब छिन जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी, अब ये वही बात लिखी हुई है, व्हेन द स्पिनिंग जैनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वुलन इंडस्ट्री, वुमेन हु सर्वाइव ऑन द हैंड स्पिनिंग बिगिन अटैकिंग द न्यू मशीन। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जैनिंग कंटिन्यू टू अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत आप कह सकते हो 20-30 सालों तक स्पिनिंग जैनी को लोगों ने अटैक करना, वुमेन्स ने ज़्यादातर अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। आफ्टर दी 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड, बट उसके बाद 1840s में क्या था, बिल्डिंगें वगैरह बनने लगी, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलने लगी, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह बनने लगी, है ना, सीमेंट का काम होने लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लग गया, ट्रांसपोर्ट काम होने लग गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें होने लग गई। देखो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो थी वो डबल हो गई 1840s के टाइम में, तो इससे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा लोगों को जॉब मिली। द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन दी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल, मतलब ज़्यादा लोगों को, डबल एक तरह से, जितने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते थे वो एकदम डबल हो गए, ठीक है। एंड दोबारा से 30 साल के अंदर अंदर दोबारा से डबल हो गए, मतलब लोगों को अच्छी खासी जॉब मिल पा रही थी। चलो जी, टॉपिक का नाम है जी द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज। कॉलोनीज का क्या मतलब होता है? कॉलोनीज का मतलब होता है जिस पर ब्रिटिशर ने कब्जा किया हो, जिसको ब्रिटिशर ने गुलाम बनाया हो। और यहाँ पर हम इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली ब्रिटिशर ने इंडिया पर भी रूल किया था, इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बनाया था, ठीक है। अब नोट्स पर जाने से पहले ना मैं आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, ताकि हमारा है ना ये रीड करना सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाए, ठीक है। पहले समझ लो अच्छे से बात क्या थी, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की है ना एक खासियत रही है, इंडिया का जो कॉटन था ना वो 1 नंबर था, मतलब महंगी बातचीत वाला कॉटन था, कोरसर कॉटन था वो, ठीक है। कोरोसर कॉटन मतलब मोटा कॉटन था वो, और बहुत ही बढ़िया वैरायटी का होता था। अलग अलग कंट्री के लोग, जैसे आर्मेनिया के, है ना, पर्शिया के, अलग अलग कंट्री के लोग जो है वो इंडिया के अंदर आते थे, इंडिया का कॉटन खरीदते थे, अपनी कंट्री में लेकर जाते थे, ठीक है। और उसमें ब्रिटेन के लोग भी थे, यानी जो ब्रिटिश लोग थे उनको भी पता था कि इंडिया के कपड़े की क्वालिटी, कॉटन की क्वालिटी बेसिकली बहुत बढ़िया है, तो इसलिए वो भी इंडिया से क्या करते थे, इंपोर्ट करवाते थे, कि इंडिया का जो कॉटन है वो अपनी कंट्री में मंगवाते थे, ठीक है जी। क्योंकि उनको भी पता था कि इंडिया का कॉटन बढ़िया है, इंडिया के कॉटन से बढ़िया तरीके का कपड़ा बनेगा, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर ने इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है फिर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो गई, और उन्होंने इंडिया पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया,
ठीक है। अब है ना, जब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया तो उन्होंने देखा यार कि यहाँ पर तो है ना, इंडिया के अंदर एक तो गुजरात के अंदर और एक हुगली रिवर वेस्ट बंगाल के अंदर है ना, जो इंडिया के कुछ सप्लाई मर्चेंट है जो अलग अलग कंट्री में इंडिया का कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और हमको नहीं बेचते। वो सिर्फ फ्रेंच लोगों को, क्योंकि फ्रेंच लोग, आर्मेनियन लोग, पर्शियन लोग ज़्यादा पैसे देते थे तो वो उनको भेजते हैं। बट फिर ब्रिटिशर को समझ आया कि भाई हम तो अब रूल कर रहे हैं हम इस कंट्री पे। तो उन्होंने क्या किया, गुजरात के आसपास की जो कोर्ट थी ना, कोर्ट वगैरह जो होती है, उनसे बोल दिया कि अब है ना सिर्फ इंडिया का जो कॉटन है वो सारा का सारा ब्रिटेन ही जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने मोनोपोली ले ली और बोला कि आपका जो मतलब है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर जाएगा, हमारे ब्रिटेन जाएगा। ठीक है। और इसकी वजह से ना इंडिया के जो मर्चेंट थे उनके हाथ से बिजनेस छिन गया। तो इसलिए गुजरात और जो हमारा ये हुगली रिवर का पोर्ट था ना, धीरे धीरे खत्म हो गया और एक न्यू पोर्ट जो है वो मुंबई का पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर जाते थे, ये थोड़ा सा डेवलप होने लग गया। ठीक है जी। अब समझ आ गया ब्रिटिशर को कि हाँ भाई इंडियन मर्चेंट तो उन्होंने खत्म कर दिए। अब उन्होंने देखा कि यार इंडियन मर्चेंट तो हमने खत्म कर दिए, बट इंडिया के जो हमारे वीवर का मतलब होता है जो धागे से कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर ने थोड़ा दिमाग चलाया। ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ना, ब्रिटिशर ने एक बंदे को अपॉइंट किया जिसका नाम था गोमास्तास। ठीक है जी, गोमास्तास। ये बंदा क्या होता था, ये बंदा है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी और इसको सैलरी देती थी। ठीक है। इस गोमास्तास का काम ये था, ये जाता था नॉर्मल वीवर्स के पास। वीवर्स कौन, जो धागे से कपड़ा बनाते हैं, उनके पास जाता था, उनसे बोलता था देखो बात ऐसी है, आपको जितने पैसे चाहिए ना, वो ये बोलता था कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से आया हूँ और आपको जितने पैसे चाहिए, जितना लोन चाहिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ आपको। ठीक है। बट एक कंडीशन है। ठीक है। कंडीशन क्या है कि आप जो भी सामान बनाओगे ना, ठीक है, वो आप हमें ही बेचोगे। यानी जो भी कपड़ा बनाओगे, जो भी हम लोन देंगे आपको, उससे जो भी रुई खरीदोगे, कपड़ा बनाओगे, वो सिर्फ आप मेरे को यानी गोमास्तास को ही दोगे, गोमास्तास ब्रिटिश को देगा। तो वीवर्स को लगा यार ये तो एडवांस दे रहा है, तो मतलब वीवर जो थे वो खुश हो गए, यार ये तो एडवांस पैसे दे रहा है हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है हम गोमास्तास को देंगे। पर धीरे धीरे गोमास्तास ने क्या किया, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। गोमास्तास क्या क्या ब्रिटिश का एक तरह से वही था, नौकर था, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले क्या होते थे, जो वीवर होते थे ना, वो इंडियन मर्चेंट के साथ थोड़ा व्यापार करते थे, इंडियन मर्चेंट अच्छे थे। कभी कभार वीवर थोड़ा लेट कर देते ना, तो मर्चेंट क्या करता था, यार ऐसे मत करो, मतलब बातचीत प्यार से करता था, है ना, और टाइम दे देता था कि कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने दे देना, बना के दे देना बस, है ना। तो ये चलता था। बट गोमास्तास को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाढ़ आए, सुनामी आए, घर में कोई डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसको अपना जो काम, अपने जो प्रोडक्ट है या अपने जो कपड़े हैं वो बिल्कुल टाइम पे चाहिए। टाइम पे नहीं मिलते थे ना, तो वो वीवर्स को बहुत परेशान करता था, मारता भी था। ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे वीवर्स ने तो डर के अपना काम ही छोड़ दिया और बहुत सारों ने तो दूसरे गांव में शिफ्ट होना शुरू कर दिया और अपने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। बट ब्रिटिशर यहीं पर नहीं रुके, यहीं पर जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे वीवर्स क्या थे, दूसरे गांव में जाकर अपना काम करने लगे, अपनी मशीनें वगैरह लगाकर कपड़ा वगैरह बनाने लगे। बट फिर एक और दिक्कत कर दी ब्रिटिशर ने। होता क्या था कि ब्रिटिशर इंडिया से तो रुई मंगवाते ही मंगवाते थे। ठीक है। और मैं एक और बात बताता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, मशीन से बने जो कपड़े, अब जब रुई मंगाते थे तो ब्रिटेन के जो भी कपड़े होते थे ना, वो कहाँ पर भेज देते थे, दोबारा इंडिया में। और यहाँ के जो मशीन से बने, ब्रिटेन के मशीन से बने कपड़े होते थे वो होते थे सस्ते, जो हमारे वीवर्स बनाते थे वो होते थे महंगे। तो इसी के लिए ज़्यादातर लोगों ने ब्रिटिश के कपड़े प्रेफर किए और हमारे वीवर्स और ज़्यादा गरीब हो गए क्योंकि उनके कोई कपड़े नहीं खरीदता था। बट कहानी यहीं पे नहीं रुकती, एक और दिक्कत आ जाती है हमारे वीवर को। क्या दिक्कत आ जाती है कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया से तो कॉटन मंगवाता था, साथ में अमेरिका से भी मंगवाता था। ठीक है। 1860s के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। बट उसके बाद, और ज़्यादातर अमेरिका से मंगवाता था। बट उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि हमारे जो अमेरिका है वहाँ पर आ गई सिविल वॉर। अगर आपको नहीं पता, सिविल वॉर हो गई थी अमेरिका में, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो जो अमेरिका है वो अपना कॉटन है ना ब्रिटेन में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। अब ब्रिटेन ने कहा यार हमको तो कॉटन चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने कहा यार इंडिया है ना, अपना वहाँ से मंगवाते हैं। तो सारा का सारा कॉटन जो है वो इंडिया से ब्रिटेन आने लग गया, जिसकी वजह से हमारे इंडियन वीवर्स को कॉटन मिलना ही बंद हो गया। इसके लिए बहुत सारे वीवर्स हैं, तो इंडियन वीवर ने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉटन नहीं मिलेगा तो धागा नहीं बनेगा, धागा नहीं बनेगा तो वीवर तो कपड़ा कैसे बनाएंगे। तो फिर वीवर ने परेशान होकर सोचा यार, क्योंकि वीवर्स को फिर महंगा मिलने लग गया धागा और या रुई, तो उन्होंने सोचा है काम ही छोड़ दो। तो ऐसे आप कह सकते हो डायरेक्टली उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं किया, इनडायरेक्टली, है ना, जो हम कहते हैं ना कि ब्रिटिशर ने हमारा सत्यानाश कर दिया, तो इनडायरेक्टली उन्होंने हमारा सत्यानाश किया था। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब हम टॉपिक वाइज इसको रीड करना शुरू करते हैं। अब देखो कहानी तो आपको समझ आ गई, अब बस रीड करना रह गया। ठीक है जी। चलो
अब करते हैं जी अपना टॉपिक शुरू। तो सबसे पहले तो है, जैसे मैंने आपको बता दिया, हम जो थे वो ब्रिटेन की कॉलोनी थे। तो बिफोर द मशीन एज सिल्क एंड द कॉटन फ्रॉम द इंडिया डोमिनेट द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। मतलब इंडिया का जो सिल्क और कॉटन था ना, बहुत महंगी बातचीत वाला था, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बातचीत थी हमारी, ठीक है। इंडिया का जो मोटा कॉटन हुआ करता था, क्रोसर कॉटन हुआ करता था, वो बनता तो अलग अलग कंट्री में था, बट हमारा जो था ना वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का माना जाता था। अलग अलग कंट्री, आर्मेनियन, पर्शियन, फ्रेंच, ये क्या होते थे, पंजाब वगैरह आते थे, और हमारा जो इंडिया में ही पड़ता है ना, पंजाब वगैरह आते थे और यहाँ से कपड़ा वगैरह लेकर अपनी कंट्री वगैरह में जाते थे, ठीक है। और हमारा जो ट्रेड होता था ना, अलग अलग कंट्री के साथ होता है। और कहाँ से होता था मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो गुजरात में सूरत से, और हुगली रिवर में और मसौलीपट्टनम में, इन जगहों से होता था, है ना, गुजरात में, मसौलीपट्टनम में, है ना, और साथ में हुगली रिवर पे हुआ करता था, ठीक है जी। और बहुत सारे इंडियन मर्चेंट इन्वॉल्व थे, मैंने आपको बताया, इंडियन जो थे मर्चेंट वगैरह, इंडियन जो थे सप्लाई मर्चेंट इन्वॉल्व थे इस बिजनेस में, ठीक है, इंडिया के कपड़े को, इंडिया के कॉटन को दूसरी कंट्री में भेजने में। बट उसके बाद क्या हुआ, 1750s में ये नेटवर्क जो था ना इंडियन मर्चेंट का, वो टूटने लग गया। अब आप बोलोगे सर इंडियन मर्चेंट का जो नेटवर्क था वो टूटने कैसे लग गया, वो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि यूरोपियन कंपनियां थी ना, उनके पास पावर आ गई थी। उन्होंने जब पावर आ गई उनके पास, तो उन्होंने क्या है, जो लोकल कोर्ट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, उनसे मोनोपोली राइट ले लिया ट्रेड का, कि जी इंडिया से जो भी जाएगा हमारी कंट्री में आना चाहिए। और जो इंडियन मर्चेंट है वो नहीं कर सकते अब व्यापार, ठीक है, वो कपड़ों का व्यापार नहीं कर सकते, कॉटन का व्यापार या ट्रेड नहीं कर सकते, अब सिर्फ ब्रिटिशर ही करेंगे। ये उन्होंने लोकल कोर्ट से परमिशन ले ली, मोनोपोली ले ली। दिस रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन of a old port of a सूरत and the हुगली established of a new port like बॉम्बे एंड कोलकाता। और इसी की वजह से जहाँ पहले इंडियन मर्चेंट हुआ करते थे, जैसे सूरत में, है ना, और हमारे मसौलीपट्टनम में और हुगली में, ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए और नए नए पोर्ट डेवलप हो गए गुजरात की, उसमें अपने बॉम्बे की साइड में और कोलकाता की साइड में, ठीक है जी। और अब मैं आपको बता दूं, सूरत के पोर्ट में जो पहले इंडियन मर्चेंट के हाथ पे था ना, 1690s में जब ब्रिटिशर नहीं आए थे 16 मिलियन का ट्रेड हुआ करता था, बट 1740 से आते आते 3 मिलियन रह गया, क्योंकि ब्रिटिशर ने फिर मोनोपोली ले ली थी। अब वीवर्स का क्या हुआ, वीवर्स की कहानी भी आपको पता ही है कि द कंसोलिडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर 1760, आपको पता है पावर उनके पास 1760s में आई, पर उन्होंने स्टार्टिंग में जब वो आए थे ना, तो उन्होंने इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, आप कह सकते हो, डिक्लाइन नहीं किया। मतलब वो चाहते तो जैसे ही वो आए थे ना, वैसे ही क्या कर सकते थे, इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बैन लगा सकते थे और अपने को पावर दे सकते थे कि जो भी आएगा हमारी कंट्री में ही आएगा, इंडिया का कपड़ा, और इंडिया के इंडस्ट्री, मतलब इंडिया की इंडस्ट्री को वो बहुत पहले ख़त्म कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। अच्छा, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ही आपको कि इंडिया का जो कॉटन था वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था, और ब्रिटिश की कॉटन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उनको पता था यार कि हमको कॉटन की ज़रूरत है, और अगर मान लो इंडिया का हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म कर दिया तो हमारे पास कॉटन कहाँ से आएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलने दो, ठीक है, ताकि यूरोप में भी भेजा जा सके इंडिया का कपड़ा या इंडिया का जो कॉटन वगैरह है। सो मैनी कंपनी वॉज कीन टू एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया, और इसी वजह से बहुत सारी, उन्हें पता था कि यार इंडिया का कपड़ा अलग अलग कंट्री में जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बता रखा है, समझ आ गया ना। तो बेसिकली जब वो आए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने स्टार्टिंग में इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि उनको पता था इंडिया की कपड़ा क्वालिटी अच्छी है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना हार्म नहीं पहुँचाया। बट उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट। वाई? पर उसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो इंडियन तो बड़े ख़राब है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ब्रिटिशर ने रूल तो करना शुरू कर दिया, बट हमारे इंडियन भी थोड़ा तेज, हमारे इंडियन ने कहा कि जी हम तो बेचेंगे उन्हीं बंदों को जो देते हैं ज़्यादा पैसे। ब्रिटिश ने कहा कि ये क्या है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि हमारे, आपको पता ही है, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़, है ना, बहुत सारे मार्केट के अंदर इंडिया के कपड़े की बहुत डिमांड थी, और हमारे जो सप्लाई मर्चेंट्स थे ना, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचते थे जो बेस्ट बायर थे, मतलब जो पैसे ज़्यादा देने के लिए रेडी थे। तो इसलिए ही एक लेटर लिखा गया लंदन में, ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी ऑफिशियल को लेटर लिखा गया और बोला कि जी इंडिया के जो मर्चेंट है वो तो हमको बहुत हाई प्राइस पे दे रहे हैं। और उसी के बाद ये सीन हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली ले ली थी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली जो ब्रिटिशर थे उन्होंने देखा कि यार ये जो इंडियन है, हमारा रूल चल रहा है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, हमको नहीं दे रहे, ये बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा पैसे देगा उनको देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मोनोपोली ट्रेड ले लिया, राइट टू ट्रेड ले लिया हमारे कोर्ट वगैरह से, ठीक है जी। इट प्रोसीडेड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट एलिमिनेट कॉम्पिटिशन, कंट्रोल कॉस्ट एंड इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ द कॉटन एंड द सिल्क गुड्स फॉर द ब्रिटिश।
ठीक है, या ब्रिटिश कंपनीज। तो बेसिकली ये क्या था, ये जो उन्होंने मोनोपोली ट्रेड लगाया था, ये क्यों लगाया था, मोनोपोली राइट टू ट्रेड क्यों लगाया था, ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए, ताकि वो सब कुछ कंट्रोल कर सके ब्रिटिशर, और साथ ही में इंडिया का जो कॉटन है और जो सिल्क गुड्स है ना, वो डायरेक्टली ब्रिटिशर के पास जा सके। ये इसलिए किया था उन्होंने, मोनोपोली राइट टू ट्रेड इसलिए लगाया था, मतलब अपनी पावर का मिसयूज किया था उन्होंने, ठीक है। दिस दिस इट थ्रू दिस डिड होगा दिस दिस इट डिड थ्रू अ सीरीज ऑफ दिस स्टेप, यानी ये जो चीज़ें हुई थी ये बहुत ही सीरीज ऑफ स्टेप से हुई थी। मैं एक जस्ट सेकंड में चेक कर लेता हूँ, टॉपिक का नाम यही था क्या, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैनचेस्टर केम टू यूरोप, इससे ऊपर वाला टॉपिक है। चलो जी आगे देखेंगे हम, देख लेता हूँ एक बार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब देखेंगे ही, मतलब मैं ये बता रहा था कि लाइन ऑब्वियसली शायद मैंने गलत लिखा, मतलब ये मैं आपको इस पॉइंट में ये बताऊंगा कि उन्होंने धीरे धीरे जो हमारे व्यूवर्स थे ना उनको कैसे एलिमिनेट किया, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है जी। चलो, मतलब व्यूवर्स को क्या प्रॉब्लम आई, मैं एक बार देख लेता हूँ यार, ये वाला टॉपिक कौन सा था हमारा, व्हाट हैपन टू वीवर, यही होगा मेरा। ये तो हमारा हो गया था ना, ठीक है, ये यहाँ से है, हाँ ये रहा, दिस डिड थ्रू अ सीरीज ऑफ अ स्टेप, तो यही वाला, ठीक है ठीक है। तो कुछ स्टेप ब्रिटिशर ने लिए ताकि इंडियन वीवर जो हैं वो अफेक्ट हो। अब इंडियन वीवर कैसे अफेक्ट हुए, ठीक है, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं कि इंडियन, वही वाला टॉपिक हमारा चल रहा था कि व्हाट हैपन टू दी वीवर्स, तो कैसे अफेक्ट हुए इंडियन के वीवर्स। तो देखो, पहले तो उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया, एक गुमास्तास को अपॉइंट किया उन्होंने, और वही क्या करता था, वीवर को सुपरवाइज करता था, उनसे कलेक्ट करता था सप्लाईज, और कपड़े वगैरह की क्वालिटी वगैरह मेंटेन करता था, ठीक है। सेकंड, उन्होंने क्या किया, वीवर्स को ये बोला कि जी हम आपको लोन तो दे रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं, बट इस पैसे के से आप जो भी उगाओ, जो भी प्रोड्यूस करोगे, जो भी कपड़े बनाओगे, वो सिर्फ किसको देने हैं, गोमास्तास को देने हैं। और इन्हीं चीज़ों से उन्होंने बेसिकली हमारे वीवर्स को भी कंट्रोल कर लिया, ठीक है। एज द लोन फ्लोड इन एंड the demand for the fine textile expanded, weavers eagerly took the advance hoping to earn the more. Many weavers had the small plot of the land which they had earlier cultivated along with the weaving. अब बात क्या होती थी, हमारे बहुत सारे वीवर्स जो थे ना उनके पास खुद की लैंड भी थी, छोटी छोटी लैंड भी थी, लोन के चक्कर में उनको वो खोनी पड़ी, और वो खेती वेती करते भी नहीं थे। उन्होंने सोचा यार वीवर का काम ही इतना बढ़िया है, अब तो ब्रिटिशर ने गुमास्तास को अपॉइंट कर दिया है, अब तो बातचीत महंगी होगी, पैसे कमाएंगे। बट उनको क्या पता था कि गुमास्तास तो बड़ा गंदा आदमी है, तो उन्होंने सोचा कि जी पैसे वैसे कमाएंगे। बट जो गुमास्तास था नया, जो वो गुमास्तास था वो आउटसाइडर था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसका कोई सोशल लिंक नहीं था वीवर्स के साथ, एरोगेंट था, है ना, सिपाही वगैरह को, पियोन वगैरह को अपने साथ लेकर आता था। जो वीवर्स थोड़ा डिले कर देता था अपने सप्लाई को पहुंचाने में, उसको क्या करता था, वो पनिश वगैरह करता था। और इसी वजह से हमारे कर्नाटक या कर्नाटक जिसे बोल सकते हो, और बंगाल का जो हमारा वीवर्स था उसने क्या किया, अपने विलेज से माइग्रेट करना शुरू कर दिया कि यार ये तो मारते हैं ये गुमास्तास, तो उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया और दूसरे विलेज में जाकर उन्होंने क्या किया, अपनी स्मॉल क्या लगाना शुरू कर दी, वहीं पर अपना लूम वगैरह सेटअप करना और काम करना शुरू कर दिया। ओवर द टाइम मैनी वीवर्स बिगिन रिफ्यूजिंग लोन, उन्होंने मना भी कर दिया कि हम लोन वोन नहीं चाहिए अब आपका, गुमास्तास बहुत गंदा आदमी है। क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप एंड टेकिंग टू दी एग्रीकल्चर लेबर, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काम ही छोड़ दिया वीविंग का, क्योंकि उसे पता, उन्हें लग रहा था कि यार तो बड़ा गंदा कर रहे हैं ये ब्रिटिशर, तो इसलिए उन्होंने काम ही छोड़ दिया और दोबारा से अपने खेतों पे काम करना शुरू कर दिया। बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन वीवर फेस न्यू प्रॉब्लम, और उसके बाद क्या था, हमारे कॉटन वीवर्स और भी नई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम थी आपको पता ही है कि पहली बात तो एक तरह से इंडियन वीवर्स तो ख़त्म ही हो गए थे, अब जो बचे कुचे वीवर्स थे वो भी, उनको भी बहुत परेशानी आई। कैसे, ब्रिटिशर के बने बनाए कपड़े इंडिया के अंदर आने लगे, ठीक है, इंडिया का सारा कॉटन हमारे ब्रिटेन में जाने लगा, जिससे इंडिया के वीवर के पास कपड़ा नहीं बचा। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखो यहाँ यहाँ पर आपको पता चलेगा। और देखो अब यहाँ ना आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर इसमें से क्वेश्चन किस वे में आएगा और क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। डोंट वरी, मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। मैंने ये नहीं बोला आ सकते हैं, मैंने बोला आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो, तो वो आपको करने ही करने हैं। चलो अब आते हैं मैनचेस्टर केम टू इंडिया। एक तरह से मैनचेस्टर ब्रिटिश ही समझो, आप ब्रिटेन ही समझो, क्योंकि मैनचेस्टर हमारा ब्रिटेन में ही पड़ता है, ठीक है। चलो अब 1772 की बात है, एक पर्सन थे जिनका नाम था हेनरी पर्तुलो, ये ब्रिटिश ऑफिशियल थे
या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे ये। इन्होंने पता क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था, ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला था द डिमांड फॉर द इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर बी रिड्यूस सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस द गुड ऑफ द सेम क्वालिटी। इन्होंने बोला कि इंडिया की जो कपड़े की मांग है ना, उसको आप कभी कम नहीं कर सकते। आप कम उससे तभी कर सकते हो जब इंडिया जैसी कपड़े की क्वालिटी कोई दूसरी कंट्री भी प्रोड्यूस करे। ठीक है जी। इन 1811-12 द पीस गुड्स अकाउंटेड फॉर द 33% एंड इंडियाज एक्सपोर्ट जो 50s 51 में आके 3% रह गया। यानी 1811-1812 में ना इंडिया दूसरी कंट्री में 33% है ना अपना एक्सपोर्ट करता था, कॉटन वगैरह और चीज़ें वगैरह, गुड्स वगैरह, सिल्क गुड्स और कॉटन गुड्स, जो कि 1850 और 51 में आते आते सिर्फ 3% रह गया। और ये सिर्फ ब्रिटिशर की वजह से हुआ था। अब ये कैसे हुआ ये आपको पता ही है। कैसे हुआ ये कि दी कॉटन इंडस्ट्री डेवलप इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो गई। अब जब उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के अंदर, जब ब्रिटिशर ने देखा कि इंग्लैंड के अंदर कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो गई, तो उन्होंने इंडिया से जो भी कपड़ा आता था ना, वो उससे परेशान हो गए। उन्होंने कहा इंडिया से कोई कपड़ा नहीं आने चाहिए, और उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आप है ना जो भी इंडिया से कपड़ा भेज रहे हो ना, उस पर आप टैक्स लगाओ, ताकि जो भी हम मशीनों से जो भी ब्रिटेन के अंदर कपड़े बना रहे हैं ना, तो ब्रिटेन के लोग भी क्या करें, ब्रिटेन की मशीन, ब्रिटेन की कंपनी की ही कपड़े खरीदे, है ना, इंडिया के कपड़े ना खरीदे। तो इसलिए आप क्या करो, इंडिया के कपड़े पर टैक्स लगा दो, और इंडिया का कपड़ा अगर 10 रुपये का आ रहा है यहाँ पर, तो उसको 100 रुपये का कर दो। ये बोला। इसकी वजह से हमारे बहुत प्रॉब्लम हो गई हमारे व्यूवर्स को। क्यों? क्योंकि उनका कपड़ा बहुत महंगा हो गया था, कोई ब्रिटेन में उनके कपड़े खरीदना नहीं चाह रहा था। और उसी टाइम क्या हुआ, उसी टाइम एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज परसुएटेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इन द इंडियन मार्केट एज वेल। अच्छा जी, उन्होंने अब ये तो बोल दिया कि इंडिया का कपड़ा नहीं आना चाहिए, इंडिया का कपड़ा महंगा कर दो, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हमारा बना बनाया कपड़ा इंडिया में ले जाओ। देख रहे हो, मतलब एक तरफ से भी गया हमारा वीवर, दूसरी तरफ से भी गया। ठीक है, इंडिया का कपड़ा ब्रिटेन में जा रहा था तो ज़्यादा टैक्स लग रहा, कोई खरीद नहीं रहा, और दूसरी बात ब्रिटेन का सस्ता बना हुआ कपड़ा इंडिया के अंदर आ रहा, तो इंडिया के लोग भी ब्रिटेन का कपड़ा खरीद रहे। मतलब दोनों तरफ से, ब्रिटिश की मार्केट भी गई इंडियन वीवर के लिए, इंडिया की मार्केट भी गई। और उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी देयर हैड बीन अ वर्चुअल नो इम्पोर्ट ऑफ द कॉटन पीस इनटू इंडिया। और उसके बाद क्या था कि इंडिया के अंदर बिल्कुल ही आप कह सकते हो इंडिया से कुछ भी जो है वो इम्पोर्ट नहीं होने लग गया, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था, सारा का सारा ब्रिटिशर खुद ही बनाती थी, और इंडिया की कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा अब ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट नहीं होता था। बट बाय द 1850s कॉटन पीसेस गुड्स कॉन्स्टिट्यूटेड 31% ऑफ द वैल्यू इंडियन इम्पोर्ट्स। 1870s में आते आते वो 50%। मतलब ये बोल रहा है कि इंडिया से कुछ नहीं जाता था ब्रिटेन में, बट ब्रिटेन से बहुत कुछ आता था इंडिया में। ब्रिटेन में पहले 31% आता था 1850s में, जो कि 1870s में आते आते 50% हो गया। मतलब पहले कम भेजते थे ब्रिटेन वाले कपड़ा जो है इंडिया के अंदर कम भेजते थे, अब ज़्यादा भेजने लग गए। तो इससे हमारे व्यूवर्स को देखो कितनी परेशानी हो रही थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉटन वीवर इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। दो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। क्या? पहली बात तो जो उनकी मार्केट थी कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर मैनचेस्टर में, वो ख़त्म हो रही थी क्योंकि उन पे टैक्स लग रहा था, तो उनका कपड़ा महंगा हो रहा था, कोई ब्रिटेन के अंदर खरीद नहीं रहा था। दूसरी बात है, ब्रिटेन के जो लोअर कॉस्ट के कपड़े थे ना, सस्ते कपड़े थे, वो इंडिया के अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया में भी ब्रिटेन के कपड़े खरीदे जा रहे थे, और इंडिया के जो वीवर्स होते थे उनका कपड़ा कोई खरीदता नहीं था क्योंकि वो महंगा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाय द 1860s वीवर फेस न्यू प्रॉब्लम। और उसके बाद एक नई प्रॉब्लम भी आ गई। नई प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ कि उनको है ना कॉटन मिलना बंद हो गया। हमारे वीवर्स को है ना, ऑब्वियसली बात है, कपड़ा बनाना है तो आपको धागा चाहिए, धागा कॉटन से बनता है, तो कॉटन जो है हमारे इंडियन वीवर्स को मिलना ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रिटिश क्या करती थी, सारा का सारा जो कॉटन है, मैक्सिमम कॉटन अमेरिका से मंगवाती थी। बट अमेरिका में क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने, अमेरिका ने कॉटन भेजना बंद कर दिया, तो सारा कॉटन क्या किया जाता था, इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था। तो इसकी वजह से जो इंडिया में जो कॉटन है वो बहुत महंगा हो गया, और इंडियन वीवर जो है वो कॉटन खरीद ही नहीं पाते थे। ठीक है, और इसकी वजह से सिचुएशन उनके लिए और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। और आप कह सकते हो कि हमारे 19th सेंचुरी में आते आते तो, एंड में आते आते तो हमारे जो क्राफ्ट पीपल थे, बहुत ही बुरी हालत हो गई। जो हमारी इंडिया की मार्केट है ना, वो मशीन से बने कपड़ों से भर गई, कोई भी इंडिया के कपड़े खरीदने को रेडी ही नहीं थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इंडियन वीवर्स ने फिर कैसे सरवाइव करा, क्या चीज़ उन्होंने करी, क्योंकि कुछ वीवर्स जो थे वो फिर भी बचे हुए थे। अब वो कैसे बचे, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी कैसे बचे, वो हम देखेंगे पार्ट 4 में, और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन सुन लो।
क्वेश्चन है हमारा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर ने ना एक बंदे को अपॉइंट किया था, इंडियन एक बंदे को अपॉइंट किया था जो कि हमारे इंडिया के वीवर के साथ बातचीत करता था। ठीक है, उसका नाम है ना जी से स्टार्ट होता था, उस पोस्ट का नाम जी से स्टार्ट होता था। आप नीचे मेरे को आप कमेंट करके बताओ, अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं हार्ट भी दूंगा और पिन भी करूंगा ताकि बाकी बच्चों को भी आंसर क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। ओके। और एक और बात यार, कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी एसएसटी जो है वो हिंदी में है, तो सेम चैप्टर मैंने हिंदी के नोट्स के साथ अपलोड कर रखा है। जैसे यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में है तो हिंदी के नोट्स के साथ अपलोड कर रखा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने फ्रेंड को शेयर वगैरह कर देना। ठीक है जी, चलो। अब स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्ट्रीज कमिंग अप। यानी अब है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, अब है ना ये वाला जो टॉपिक है, इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के बिजनेसमैन जो थे ना, उन्होंने कब फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया। ठीक है, उनके पास फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे कहाँ से आए। ओके। और साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो फैक्ट्री के अंदर, इंडियन फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम करते थे वो कहाँ कहाँ से आते थे, आस पड़ोस से आते थे या बहुत दूर दूर से आते थे, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर पहली जो कॉटन मिल लगाई गई थी ना, वो बॉम्बे में लगाई गई थी 1854 में। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, एसएसटी के सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है बाय द वे। और ये पार्ट खत्म होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कर दिया होगा तो अपलोड, पहले वो जाकर देखना बच्चे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि चैप्टर चैप्टर तो पूरा समझ आ गया होगा आपको, बट अगर यही समझ नहीं आएगा चैप्टर में से क्वेश्चन किस वे में आएगा, उसका आंसर किस वे में करना है, तब तक दिक्कत ही रहेगी आपको। तो इसलिए चैप्टर समझने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाना। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो पहली बॉम्बे के अंदर कॉटन मिल लगाई गई थी, वो लगाई गई थी 1854 में, और ये किसी अंग्रेज ने लगाई थी। और जो फर्स्ट जूट मिल लगाई थी बंगाल के अंदर, वो लगाई थी 1855 में। ये लगाई थी बंगाल के अंदर रिशरा में। रिशरा एक जगह है, वहां पर सबसे पहली कॉटन मिल लगाई गई थी, जूट मिल लगाई गई थी। ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में एक एल्गिन मिल थी, नाम से पता चल रहा है अंग्रेज ने स्टार्ट करी थी, जिसने ना कानपुर के अंदर 1860s में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। और बाय 1874 इंडिया के अंदर फर्स्ट स्पिनिंग एंड द वीविंग मिल भी स्टार्ट हो गई थी मद्रास के अंदर, जिसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन ये आता है कि इंडस्ट्री किसने सेटअप करी। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ अंग्रेजों ने स्टार्ट करी, बट अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारे इंडियन ने भी इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी, फैक्ट्री स्टार्ट करी थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पैसा कहाँ से आ रहा था फैक्ट्रीज लगाने के लिए, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि उस फैक्ट्री पे कौन काम कर रहा था। सबसे पहले तो यार पहली चीज पे आते हैं कि हु सेटअप दी इंडस्ट्रीज। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है ना स्टार्टिंग में तो अंग्रेजों ने स्टार्ट करी, बट उसके बाद बहुत सारे इंडियन ने भी बहुत सारी इंडस्ट्री स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। और इसलिए उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। इसका नाम है द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स आपको पता ही है, जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगर आप इंडियन हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने शार्क टैंक देखा होगा, बहुत बढ़िया एपिसोड है, आप जरूर देखना, आपको इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। बेसिकली बड़े बड़े जो मतलब जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो आते हैं वहाँ पर और लोगों को कहते हैं कि इन्वेस्ट करो, शार्क को कहते हैं इन्वेस्ट करो। शार्क टैंक लिखोगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखना जरूर, क्योंकि आपकी एज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंस्पिरेशन लो ऐसी चीज़ों से। अब देखो, इसमें ये बता रखा है कि हमारे इंडिया के अंदर है ना, बिजनेसमैन ने सबसे पहले लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया था ट्रेड वगैरह। ठीक है थी। अब होता क्या था, जो अंग्रेज थे यानी जो ब्रिटिशर थे ना, वो क्या करते थे, इंडिया को उन्होंने गुलाम बना रखा था। तो वो क्या करते थे, इंडिया से ओपीएम, ओपीएम एक तरह की मैं आपको बताऊं ड्रग होता है, सिंपल सीधा सीधा बताऊं तो, मैं आपको घुमा फिरा के बोलूंगा तो फिर फायदा क्या। ओपीएम एक तरह का ड्रग होता है ना, अफीम कहते हैं जिसको। तो इंडिया से ओपीएम जाता था चाइना में। ठीक है। और चाइना से क्या होता था, टी, चाइना की टी आपको पता है, चाइना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है टी का, तो वो टी जो है वो ब्रिटेन में या मैं कहूँ इंग्लैंड में भेजी जाती थी। ठीक है जी। तो ब्रिटिश अपना फायदा कर रहे थे एक तरह से। उसके बाद है ना, कुछ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी अपना एंटरप्राइजेस स्टार्ट किया। ठीक है। जिसमें से एक बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था उससे थोड़ा फायदा हुआ उनको, और उन्होंने इंडस्ट्री वगैरह इंडिया के अंदर स्टार्ट करी। कुछ पारसी भी थे बॉम्बे के, जिनका नाम था जैसे दिनशो पाटेट और जमशेदजी टाटा। ये नाम अगर आपने नहीं सुना तो आप इंडियन नहीं हो। टाटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। तो रतन टाटा जी जो है ना आज, उनके जो दादाजी हैं उनका नाम है जमशेदजी टाटा। ठीक है जी। तो उन्होंने भी इंडस्ट्रियल एम्पायर इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिया था। और एक सेठ हुकुमचंद थे, वो मारवाड़ी बिजनेसमैन थे हमारे, और उन्होंने इंडिया के अंदर फर्स्ट इंडियन मील, जूट मील स्टार्ट करी थी कोलकाता 1917 में। अब आप बोलोगे सर या तो झूठ बोल रहा है, आप तो गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि अभी अभी ऊपर आपने बोला कि फर्स्ट जूट मिल बंगाल के अंदर तो 1855 में खुली थी। आप कैसे बोल रहे हो कोलकाता में 1917 में। अरे देखो, ऊपर वाली मैंने क्या बताई थी, अंग्रेज ने स्टार्ट करी, ये वाली इंडियन जूट मिल किसी इंडियन ने स्टार्ट करी थी, और उन इंडियन का नाम था हमारा सेठ हुकुमचंद। ठीक है जी।
तो बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेसमैन के लिए भी खुल रही थी, ठीक है। और उनसे उनको पैसे मिल रहे थे और वो पैसे क्या कर रहे थे, फैक्ट्री लगाने में लगा रहे थे वो पैसे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया द्वारकानाथ टैगोर जैसे चाइना के साथ ट्रेड करते थे तो फायदा होता था, तो इससे उन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह लगाना शुरू किया इंडिया के अंदर, ठीक है। चलो जी, अब उनके पास कैपिटल कैसे आ रहा था, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा था, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बेसिकली जो हमारे इंडिया के बहुत सारे मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, वो क्या करते थे, अलग अलग कंट्री से ट्रेड करते थे, और उन ट्रेड से जो उनको फायदा होता था ना, उससे वो क्या करते थे, स्टार्ट करते थे एंटरप्राइज या मैं कहूँ फैक्ट्रीज वगैरह या इंडस्ट्री वगैरह। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स, सम मर्चेंट फ्रॉम दी मद्रास, मद्रास के जैसे एग्जांपल देखा दे रखा है कि मद्रास के कुछ मर्चेंट है ना, वो बर्मा के साथ, बर्मा आज आप वो सुना है ना आपने, म्यांमार, म्यांमार है बर्मा, तो मद्रास के कुछ ट्रेडर है ना बर्मा के साथ ट्रेड करते थे, और जो फायदा होता था ना, मतलब बर्मा के साथ भी ट्रेड करते थे, और कुछ जो है वो मिडल ईस्ट यानी वो सऊदी अरेबिया वगैरह जो है ना, गल्फ कंट्री, उनके साथ ट्रेड करते थे, और ईस्ट अफ्रीका की कंट्री से ट्रेड करते थे, और जो फायदा होता था उससे, उस पैसे से इंडस्ट्री स्टार्ट करते थे इंडिया के अंदर, ठीक है। बड़ी दिक्कत थी, अंग्रेज हमारा भारत उस समय किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो इसलिए ना जो ब्रिटिशर थे, हमें ना उनको कोई चीज़ नहीं भेज सकते थे, दिक्कत ये थी। देखो ब्रिटिशर बड़े चालाक थे, उनको पता था यार कि अगर इंडियन जो है चीज़ें बनाकर ब्रिटेन में भेजेंगे तो उससे इंडियन को फायदा होगा। और यही तो दिक्कत थी अंग्रेजों को कि भाई इंडियन बढ़ कैसे गया आगे, तो इन्होंने अंग्रेजों ने बोल रखा था कि ना कोई भी बिल्कुल फिनिश जो चीज़ है ना वो ब्रिटेन के अंदर नहीं जाएगी इंडिया की, अगर भेजनी है चीज़ें तो भेजो रॉ मटेरियल। तो यही बात लिखी हुई है कि सॉरी, कॉलोनियल पावर की वजह से जो इंडियन थे वो ट्रेड नहीं कर सकते थे यूरोप से, तो कोई भी मैन्युफैक्चर गुड नहीं भेज सकते थे। अगर उनको एक्सपोर्ट करना ही है ना, तो वो रॉ मटेरियल जैसे कि फूड ग्रेन, रॉ कॉटन, ओपीएम, इंडिगो, ठीक है, वो उगाते थे, और वही वो दूसरी कंट्री में भेज सकते थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर को चाहिए थी, है ना। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, देखो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हमने देखा था एक चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, इसी वजह से तो हुआ था कि अंग्रेज है ना फोर्स करते थे इंडिया के फार्मर को कि आप इंडी को उगाओ, नील की खेती करो, क्योंकि उनसे ब्रिटिशरों को फायदा है ना। तो इसी की वजह से बहुत दिक्कतें रहती थी। तो यही बात लिखी हुई है कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने मना कर दिया था कि कोई भी फिनिश चीज बनाकर आप ब्रिटेन नहीं भेज सकते, भेजना है तो रॉ मटेरियल भेजो, और वही चीज भेजो जो हमको चाहिए, यानी ब्रिटिश को चाहिए, ठीक है। अपना फायदा देखते थे ब्रिटिश। अब देखो बात क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कुछ है ना, तीन बहुत बड़ी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी है, एक का नाम है बर्ट हाइगलर, दूसरा का नाम है एंड्रयू यूल, और जारदाइन स्किनर्स एंड कॉर्पोरेशन। ये क्या करते थे, ये तीनों के तीनों कॉर्पोरेशन क्या करते थे, बेसिकली है ना, ये कैपिटल सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज देम। ये बेसिकली क्या करते थे, कैपिटल मंगवाते थे, ध्यान से, ये खुद के पैसे नहीं लगाते थे, ये कैपिटल को इकट्ठा करते थे और उससे कंपनी को मैनेज वगैरह करते थे। मेरी बात समझ आई। अच्छा, इनको अब क्वेश्चन वही है, सर इनको पैसे कौन देता था अभी, पैसे देते थे अपने इंडियन, देसी देते थे। देखो लिखा हुआ है कि इन मोस्ट इंस्टेंस इंडियन फाइनेंसर, इंडियन फाइनेंसर कौन, अपने ये सेठ हुकुमचंद, ये द्वारकानाथ टैगोर, ये क्या करते थे, ये कैपिटल देते थे यूरोपियन एजेंसी को। जैसे तीन यूरोपियन एजेंसी का नाम सुना ना, तो ये उनको पैसे देते थे, इन्वेस्टमेंट मतलब देते थे, और जो भी बाकी जो डिसीजन होते थे ना, मेन डिसीजन वो ये कंपनी लेती थी, ठीक है। मतलब हमारे इंडियन जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन वो पैसे देते थे इन कंपनी को, और ये जो कंपनियां हैं यही क्या करती थी, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह है उनको मैनेज करती थी, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेती थी, ठीक है जी। चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखोगे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पहले से ही एडेड हैं, नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, और एग्जाम टाइम में मैं आपसे एमसीक्यू भी यहीं पर पूछूंगा, ताकि पता चल जाए कि जी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है जी। 1 मार्क्स में सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स कटते हैं, तो 1 मार्क्स बचाने हैं तो यहाँ पर आ जाना, एमसीक्यू होंगे, फ्री होंगे। देखो टेलीग्राम पे क्या पेड, और मेन पॉइंट स्टडी पे सब कुछ फ्री है, ठीक है। अगर आपको नोट चाहिए हो, जैसे पीडीएफ, अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, तो सीधा जाना गूगल पे, लिखना मेन पॉइंट स्टडी है, लिखा है ना गूगल पे मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे, आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन पे वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे जाना, क्लास 10 पे जाना, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है जी। कोई पैकेज नहीं है, कोई कोर्स मैं सेल नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्री है। जब तक आप मेरी वॉइस सुन रहे हो ना, मेरी सुरीली वॉइस आपको जब तक मेन पॉइंट स्टडी पे सुनाई दे रही है, सब कुछ आपके लिए फ्री है, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैंने इस पर प्राइस टैग लगा दिया तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परचेज नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से तो मैंने चैनल नहीं बनाया। मैंने चैनल इसलिए बनाया था ताकि बच्चों की हेल्प हो पाए, ठीक है। और बच्चों ने जब इतना सपोर्ट किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको सारी चीज़ें फ्री में दूँ। तो मेन पॉइंट स्टडी पे आपको फ्री में मिलेगा सब कुछ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वेबसाइट मैंने बनाई है तो मैं इस पर बार बार नोट्स अपलोड करता हूँ हर एक चैप्टर के, तो इसके ना सर्वर की कॉस्ट आ रही है, ठीक है।
आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट में जाओगे तो कंट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है, ठीक है। आप अगर वहाँ पर पेटीएम वगैरह का ऑप्शन है, आप अगर सपोर्ट करना चाहो फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर सकते हो। देखो जो बच्चा फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्टेबल है, फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सपोर्ट करे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत दिक्कतें और आप मेरे को सपोर्ट कर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अगर आप स्टेबल हो, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तभी करना, ठीक है बच्चे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार कि अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, दिक्कतें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर लाओ, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को कि सर जी मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं और इसमें 0.0001% आपका पार्टिसिपेशन है, धन्यवाद। आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी, ठीक है जी, सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो वो करना, ठीक है। 100 मार्क्स लेकर आओ, और ऐसा नहीं है बच्चों के आते नहीं है, 100 मार्क्स भी आते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, 2 सैम्पल पेपर गिवे हुए किए थे पिछली साल, उन्हीं के 100 आउट ऑफ 100 आए, ठीक है। और वो बच्चे तो वो थे जिनका नंबर था, मतलब जिनको मैंने खुद नंबर दिया था। अब पता नहीं कितने सारे बच्चे होंगे जो मेरे को इंस्टाग्राम पे और उन्होंने भेजा था, ठीक है। तो फुल मार्क्स आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप देखो वैसे भी सपोर्ट करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट पे जाओगे ना, जब भी नोट्स डाउनलोड करने आपको ऐड वगैरह मिलेगी, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को पता है आप कर ही दोगे, बिना बोले भी कर दोगे। अगर नहीं किया तो याद रखना कि मेन पॉइंट स्टडी पे सब कुछ फ्री है, बट हाँ इसकी एक छोटी सी फीस है। फीस यही है कि आपको ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको रेड से ग्रे कर देना है और बेल आइकन दबा देना है, ठीक है, यही फीस है। और एक लाइक भी कर देना, लाइक करके कमेंट कर देना प्यारा सा, वही फीस है हमारी, ठीक है जी। और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। देखो टेस्ट वगैरह जो होंगे मैं भरत कुमार खोरवाल पे मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे लूंगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मेन पॉइंट टेक सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि इसमें मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है, उसके बारे में हम मेन पॉइंट टेक पे बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग वीडियो अपलोड करता हूँ कि एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है जी। तो ये खुल गया, ओके। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेन पॉइंट टैग पे ये रही। तो मैं आप ये बताते रहता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे करता है, और इस पे बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो, फोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते, दूसरे की वीडियो कॉपी करके अर्न कैसे कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट पे ऐड कैसे चला सकते हो, बतेरी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, वीडियो का फ़ायदा उठाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैंने बताया, जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है बेसिकली ये वाला भरत कुमार खोरवाल वाला, इसमें मैं, आप जानते ही हो, मैंने कहा टेस्ट वगैरह जो होंगे लाइव टेस्ट लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और बाकी ये गेमिंग चैनल है और ये यूनिक वर्ल्ड है, मन करे तो कर लेना सब्सक्राइब। और आगे आ जाते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या, ऊपर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन ये था, ये वाला, कि सेटअप कौन करता है इंडस्ट्री, देसी करते हैं, इंडियन करते हैं, ये जो हमारे द्वारकानाथ टैगोर थे, दीनशॉ पाठक थे, है ना, मारवाड़ी बिजनेसमैन सेठ हुकुमचंद, ये पैसे देते थे, ठीक है जी। मैनेज कौन करता था, ये यूरोपियन एजेंसी जो है मैनेज करती थी। कैपिटल कहाँ से आता था, ये पता चल गया, हमारे इंडियन देते थे। अब कौन फैक्ट्री के अंदर काम करता था, अब ऑब्वियस सी बात है वर्कर काम करते होंगे, तो यही लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे फैक्ट्री का नंबर बढ़ते गया ना, इंडियन ने भी फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया, तो फैक्ट्रीज को वर्करों की जरूरत पड़ती गई, ठीक है। 1901 में ना 5,84,000 यानी 5,84,000 वर्कर है ना काम करते थे इंडियन फैक्ट्रीज में, जो कि 1946 में 24,36,000 हो गए, ठीक है, ओके। ये हाँ ठीक है, 24,36,000, ओके, इतने हो गए। और अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वर्कर है ये बेसिकली आ कहाँ से रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्कर है हमारे, ये 2,43,06,000 है ये, ठीक है जी। चलो, 2,43,06,000। तो ये जो वर्कर है हमारे कहाँ से आ रहे थे, तो यही मैं आपको बता दूं, ये जो वर्कर है ना ज़्यादातर अराउंड, मतलब एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री के जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते थे ना, वहाँ से आते थे। जो पीजेंट थे, जो आर्टिसन थे, जिनको काम नहीं मिलता था गांव के अंदर, ये क्या करते थे, इंडस्ट्रियल सेंटर में आ जाते थे काम मांगने के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 50% बॉम्बे के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री थी ना, 1911 आते आते जितने भी वर्कर थे, 50% जो वर्कर थे ना, वो हमारे बॉम्बे के आसपास एक रत्नागिरी पड़ता है, तो रत्नागिरी से ही आते थे 50% वर्कर। और कानपुर के अंदर जो इंडस्ट्री थी, तो कानपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आते थे। तो मतलब वर्कर आसपास से ही आते थे, ठीक है। बट और मैं ये भी बता दूं कि जो वर्कर है ना, वो गांव और ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में आते जाते रहते थे। इसका क्या मतलब है, देखो जब उनको इंडस्ट्री में काम मिलता था, जॉब मिल जाती थी, तो वो हाँ काम करते थे। बट जब फसल काटने का टाइम आता था, क्योंकि वो गांव से आते थे, खेती वगैरह भी करते थे, तो फसल काटने का टाइम आता था, दोबारा से अपने घर पे निकल जाते थे कि फसल काट के आएंगे। तो ये लिखा है हार्वेस्ट और फेस्टिवल का टाइम वो घर निकल लेते थे, ओके जी। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ फैलती गई ना, वैसे वैसे बहुत दूर दूर से काम करने लोग आते गए। तो पहले तो स्टार्टिंग में आसपास से ही आते थे, फिर दूर दूर से आते गए।
और मैं आपको बता दूं कि जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था जॉब मिलना, ठीक है। ऑल दो है ना फैक्ट्रीज का नंबर बढ़ते जा रहा था, बट वर्कर भी मतलब वर्करों को जॉब मिलना मुश्किल था, ठीक है। अच्छा, जॉब कौन देता था? बात क्या होती थी कि इंडस्ट्रियल ने सोचा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने सोचा क्या, रखना तो पड़ेगा वर्करों को, बट किसको रखे? क्योंकि कुछ कुछ काम ऐसे होते थे जो किसी मतलब आप समझते हो ना, विश्वास लायक बंदे से ही करवा सकते थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा यार ऐसे किसी बंदे को रख लेंगे जिसको हम नहीं जानते, गांव से आया वो, क्या पता कुछ दिक्कत वगैरह हो जाए उनके साथ। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एक पर्सन को रखते थे जिसका नाम था जॉबर, जॉबर बोला जाता था उसको। ये बंदा है ना कौन होता था, एक ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर होता था जिस पे विश्वास करते थे लोग, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इस पे विश्वास करते थे। और ये क्या करता था, गांव में जाता था, गांव के लोगों को बोलता था कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, और फिर उनको शहर में लेकर आता था, उनकी हेल्प वगैरह करता था सेटल होने में, और उनको पैसे भी देता था अगर उनको कोई जरूरत पड़ जाए तो मतलब जॉबर था जो बूढ़ा पर्सन था, बट ये जॉब दिलाने का काम करता था, ठीक है जी। ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी पावर है इसके पास कि किसी बंदे को जॉब दिला सकता है, तो उसके पास अथॉरिटी भी आ गई, बातचीत महंगी हो गई, सब रिस्पेक्ट से बात करते हैं कि हाँ जी ये तो जॉब दिलाने वाला बंदा है, इसकी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया कि जॉब का बड़ा पंगा था, है ना। और इसके चक्कर में फिर ये थोड़ा डिमांड करने, पैसे और गिफ्ट भी डिमांड करने लग गया कि जी हाँ, और वर्कर की लाइफ भी जो है वो कंट्रोल करने लग गया, कि वर्कर की लड़ाई वगैरह हो जाती थी, इसके पास जाते थे कि जी सॉल्व करो इशू, वर्कर को कोई दिक्कत होती थी, है ना, जो भी फेस्टिवल वगैरह, इसको थोड़ा पूजा जा, इसको बातचीत होती, इसकी जो हमारे जॉबर की बातचीत है वो महंगी होती थी। समझ गए ना आप, महंगी बातचीत है, थोड़ा दिल्ली वाली बातचीत है, मतलब आई होप मतलब समझ गए ना आप मेरी बात, समझ गए आई होप, है ना। तो ये जो हमारा जॉबर होता था इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट वगैरह ज़्यादा थी, और ये गिफ्ट भी डिमांड करता था, पैसे भी डिमांड करता था, कि दोनों से, हमारे वर्कर से भी कभी कभार मांग लेता था, और इंडस्ट्रियलिस्ट से तो मांगता ही मांगता था कि जितनी बंदों को जॉब पे बुलाया है मैंने, और सारे के सारे बढ़िया बंदे हैं, तो ये। अब आते हैं द पिक्यूलैरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पिक्यूलैरिटीज का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं ना, बिल्कुल बढ़िया, पिक्यूलैरिटीज का मतलब होता है अनूठापन। अनूठापन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी ना, उसमें बहुत बहुत अलग बात थी, ये बहुत अनूठापन था। क्या क्या चीजें थी जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अलग बनाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात तो पता है कि जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी हुआ करती थी, जो हमने ऊपर नाम देखे थे ना, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती थी, इंडिया के अंदर डोमिनेट करती थी, है ना। मैंने आपको बताया था ना, इंडियन फाइनेंसर जो है वो हमारे सेठ हुकुमचंद हो गए, ये जो टाटा जी हो गए, है ना, ये क्या करते थे, तो पैसे प्रोवाइड करते थे। मैनेज तो ये यूरोपियन एजेंसियां ही करती थी, है ना। और ये यूरोपियन एजेंसियां जो थी ना, वो दो तीन तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थी, जैसे टी, है ना, पता ही है ना आपको, जैसे मैंने बताया था कि इंडिया से ओपीएम जाता था, और ओपीएम जो है, ओपीएम के बदले चाइना से टी जो है इंग्लैंड भेजी जाती थी। तो मतलब ये जो ब्रिटिशर है, वो यूरोपियन एजेंसियां जो है वो टी में, कॉफी प्लांटेशन में, माइनिंग में, इंडिको की क्रॉप में, जूट में, और भी बहुत सारी क्रॉप में इंटरेस्टेड थी, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट रिक्वायर प्राइमरी फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड, नॉट फॉर सेल इन इंडिया। मतलब ये जो चीजें उगती थी ना, टी कॉफी, ये सारी की सारी चीजें इंडिया में नहीं बेची जाती थी, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए उगाया जाता था, ठीक है। मतलब ये जो टी का प्रोडक्शन होता था, ये ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडियन बिजनेसमैन ने फैक्ट्री लगाना शुरू किया ना, तो उनको एक बात तो समझ आ गई कि जी फालतू में है ना अंग्रेजों से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से compete नहीं किया, मतलब जो चीज़ें अंग्रेज लेकर जाते थे, या जिस चीज़ का प्रोडक्शन अंग्रेज करवाते थे ना, उन चीज़ों को कभी भी हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया ही नहीं, कि जी फालतू में क्यों पंगे लेना है इससे, बेखाम में भी और वो लगा देंगे रिस्ट्रिक्शन। तो यही बात लिखी हुई है कि व्हेन द इंडियन बिजनेसमैन began setting up the industries in the late 19th century, they avoided competing with the Manchester goods। मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन में पड़ता है, एक तरह से ब्रिटेन के गुड्स से है ना पंगे नहीं लेते थे। जो इंडियन मार्केट के अंदर जो ब्रिटेन की चीजें होती थी ना, ब्रिटेन के गुड्स होते थे, उनके बिल्कुल उनके जैसा कोई प्रोडक्ट है ना इंडिया के अंदर, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर नहीं बनाते थे। बट हाँ, अब सुनना मेन चीज, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तब भी मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया का जो धागा होता था ना, धागा एक नंबर होता था, बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता था। तो हम क्या करते थे, जो धागा बनाते थे, ठीक है, और धागा बना के हम क्या करते थे उसको, धागा पहले तो हमारे इंडियन भी जो वीवर्स होते थे ना, उस धागे का यूज करके कपड़ा बना देते थे। और कभी कभार वो धागा जो है ना, चाइना में भी एक्सपोर्ट करा जाता था। कहाँ पर? चाइना में, ठीक है। मतलब अंग्रेजों से compete नहीं कर रहे, अंग्रेज तो अपनी कंट्री में लेकर जाते थे, है ना, ये सारी की सारी। बट हम, हमारा मेन मोटिव था कि जी हम अपने इंडिया में ही करेंगे और चाइना में करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है, उनके लिए करेंगे, हम अंग्रेजों से पंगे नहीं लेंगे। तो ये बात लिखी हुई है था, अर्लियर कॉटन मिल इन दी इंडिया प्रोड्यूस दी कोर्स, ठीक है। अच्छा, कोर्स का मतलब होता है मोटा, मोटा धागा आप कह सकते हो, मोटा कॉटन यान होता है, ये मोटा
धागा होता है ये, रेदर देन फैब्रिक। फैब्रिक यानी कपड़ा नहीं बनाते थे इंडियन, कपड़ा नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि कपड़ा अंग्रेज बनाते थे। हम क्यों पंगे लेंगे उनसे? बोला ना मैंने आपको, पंगे लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए हमने धागा ही बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश का जो धागा था बढ़िया क्वालिटी का नहीं था, इसलिए ही इसका फ़ायदा हमने उठाया और हमने इसको इम्पोर्ट करना शुरू किया, ठीक है? और हमारा जो धागा होता था बढ़िया क्वालिटी का होता था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो हमारे जो इंडियन स्पिनिंग है, स्पिनिंग यानी जो धागा बनाने वाले थे ना, वो क्या करते थे, इंडियन वीवर्स को जो कपड़े बनाते थे उनको वो धागा देते थे और उसको एक्सपोर्ट भी करते थे चाइना में। ठीक है जी। अब देखो, बाय दी अब है ना, ये सिनेरियो चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया सुनो। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ द चेंजेस अफेक्ट द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, अब 20th सेंचुरी कब से कब तक आता है ये नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। जिसका आंसर सही होगा जी, मतलब उसको हार्ट तो दूंगा ही और दिल से भी एक हार्ट दूंगा। ठीक है, मतलब ये तो पता ही होना चाहिए, जुर्म कर दोगे आप अगर इसका आंसर नहीं आता होगा आपको तो। ठीक है, तो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कुछ चेंज आए जिससे कहीं ना कहीं इंडियन को फायदा हुआ। अब आप बोलोगे सर क्या चेंज आया, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चेंज तो आया कि हमारे जो इंडियन जो जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट चला ना, मतलब हमने आंदोलन करना शुरू किया, तो हमने क्या कहा कि हमारे जो याद है आपको जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हमने बोला था कि ना 20 सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था जिसमें हमने ब्रिटिशरों के कपड़ों को, ब्रिटिशरों के प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया था। तो यही बात लिखी हुई है कि ना जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इकट्ठा होकर फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात करी, क्लोथ को बॉयकॉट करने की बात करी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने वो साथ में आ गए और उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप जो टैरिफ प्रोडक्शन लगाओ और हमें अदर ग्रांट भी दो। इसका मतलब है कि ना जो ये इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड होता है ना, उससे ब्रिटेन का ही फायदा होता है। ठीक है, तो इसको आप खत्म करो। ठीक है, और ब्रिटेन से जो भी चीज़ें आती है ना उसको आप टैक्स लगाओ उस पर। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो फ्री में यहाँ पर 10 रुपए की चीज़ ब्रिटेन में जो जहाँ से जाती है वही यहाँ 10 रुपए की बिकती है, और हमारे इंडियन जो है उसे 20 रुपए में बनाते हैं। तो सारे के सारे ब्रिटेन के कपड़े खरीदते हैं, तो आप इस पर टैक्स लगाओ और इसे भी 20 रुपए का करो, ये बोलते थे। और हमें कुछ और वो भी दो, ग्रांट्स भी दो, ये बोला जाता था। अब एक छोटी सी दिक्कत आ गई हमारे लिए। क्या है दिक्कत? अभी मैंने ऊपर बताया था कि हम पैसे कैसे कमाते थे। हम जो धागा बनाते थे ना उसको कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? चाइना में। बड़े बिग दिक्कत हो गई। हम जो चाइना के अंदर कपड़ा भेजते थे, धागा भेजते थे ना, वो धागा जाना बंद हो गया या कपड़ा जाना बंद हो गया। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्वालिटी खराब हो गई क्या धागे की हमारी? नहीं, दिक्कत यह है कि चाइनीज और जापानीज, जापानीज मिल और चाइनीज मिल ने इतना कपड़ा बनाया, इतना कपड़ा बनाया कि उन्होंने बिल्कुल चाइनीज मार्केट को भर दिया चाइनीज और जापानीज कपड़ों से। अब हमारे पास यार हमारी क्वालिटी तो बढ़िया थी बट कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा था। तो जो चाइनीज मार्केट है वहां पर वो आनाकानी करते थे कि जी ये तो महंगा बेच रहे हैं, नहीं खरीद रहे। बट इससे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब आप बोलोगे सर फर्क क्यों नहीं पड़ा? अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि हम पैसे तो सिर्फ चाइना भेजकर कमाते थे और इंडिया के थोड़े हैंडलूम को देते थे, बट उससे इतना फायदा नहीं होता था, चाइना में भेजकर ही ज्यादा पैसे कमाते थे। और आप बोल रहे हो चाइना में हम भेज नहीं रहे थे तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ये क्या बोल रहे हो आप? देखो, हाँ ये बात सही है कि 1906 जब आया तो चाइना के अंदर हम कपड़े नहीं भेज पा रहे थे, पर इससे हमारा फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ मैं ये बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले तो यही बात, ये वाली मैं पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द 1906 द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन सिंस द प्रोड्यूस फ्रॉम द चाइना एंड द जापानीज मिल फ्लडेड विद द चाइनीज मार्केट। ये मैंने आपको बता दिया, भर दिए थे चाइना और जापानीज ने, बिल्कुल मार्केट को भर दिया आके जी ये देखो हमारे कपड़े। सो द इंडस्ट्रीज बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम द यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन। अब वो ना कपड़ा भेजने लगे, हमारे इंडियन जो है ना वो धागा नहीं बेचने लगे, वो कपड़ा भेजने लगे कि जो होगा देखा जाएगा, चाइना में कपड़े भेजो। ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ा हमें हमारे बिजनेस पे, बट इतना ज्यादा नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा अब वो बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गया ना, तो जो ब्रिटिशर थे ना, ब्रिटिशर की मील जो है ना, जो ब्रिटिशर जो है वो जो अंग्रेज जो है जो ब्रिटेन के अंदर कपड़ा बना के इंडिया में भेजते थे ना, वो अब नहीं भेज पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश था वो पूरा का पूरा लग गया था वॉर के अंदर। और वॉर के अंदर वो क्या चीजें बना रहा था, वो आर्मी की नीड को पूरा करने के लिए चीजें बना रहा था, जैसे कि बेल्ट हो गई, आर्मी की यूनिफॉर्म हो गई, ये सारी की सारी चीजें बना रहा था। ठीक है, तो मतलब वो इंडिया के अंदर कुछ कपड़े वगैरह नहीं भेज पा रहा था। और तो और उन्होंने हमको भी जॉब दी। कैसे? उन्होंने ये बोला कि बात ऐसी है, इंडिया के पास आए, वो इंडिया के लेबर, इंडिया के बिजनेसमैन के पास आए, फैक्ट्री ओनर्स के पास आए और बोला देखो लड़ाई चल रही है, अपने को चाहिए जूट बैग, अपने को चाहिए आर्मी यूनिफॉर्म, अपने को आर्मी के लिए कपड़े चाहिए, हमको लेदर बूट चाहिए, हमको टेंट चाहिए, हॉर्स म्यूल, हॉर्स हॉर्स और म्यूल सैडल का मतलब होता है जो खच्चर कहते हैं म्यूल को,
जो उनके वो पैरों पे नहीं लगते, घुटनों पे लोहे के होते हैं वो, और हमें और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो वो आप बनाओ, हम खरीदेंगे आपसे। तो मतलब एक तो जो ब्रिटिशर है वो इंडिया के अंदर कुछ भेज नहीं रहा, दूसरी बात हमको बोल रहा है कि हमारे लिए बनाओ, हम खरीदेंगे। तो मतलब चिट भी हमारी, पट भी हमारी, मतलब दोनों तरह से हमारा फायदा हो रहा। मतलब अब देखो, ब्रिटिश से कपड़े आ नहीं रहे तो हम अपने लोगों के लिए भी कपड़े बना रहे थे, और दूसरी बात ये है कि ब्रिटिश भी कह रहे थे कि आप ये हमारे लिए ये आर्मी वगैरह के लिए लड़ाई जो हो रही है, ये चीज़ें वगैरह बनाओ, हम पैसे देंगे। तो मतलब दोनों तरह से हमारा फायदा हो रहा था। और हमारे जो फैक्ट्रीज है वो इतनी ज़्यादा फायदा हुआ कि बहुत सारी फैक्ट्रीज नई नई खुलने लगी कि जी हाँ, डिमांड पूरी करेंगे, आप टेंशन मत लो, लड़ो आप, हम साथ देंगे आपका। तो हमने भी फैक्ट्रीज वगैरह खोलना शुरू कर दिया, और जो जो बाकी फैक्ट्रीज थी उन्होंने भी मल्टीपल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया, रात दिन लगे रहते थे। और जो हमारे वर्कर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया, और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हमें समझ आ गई। चलो, अब आपसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर यस और नो में बताना बस। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ब्रिटेन को उससे फायदा हुआ होगा? इंडिया ट्रेड के मामले में बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ट्रेड के मामले में, इंडिया से जो ट्रेड कर रहा था ब्रिटेन, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का फायदा हुआ होगा? ट्रेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया और ब्रिटेन के ट्रेड में ब्रिटेन को फायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा? ये तो देखो बच्चे, आप बता ही दोगे आराम से, घाटा हुआ था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटेन ने जब इंडिया के अंदर वॉर की वजह से चीजें भेजना बंद कर दिया ना, तो जब वॉर खत्म हुई तो मैनचेस्टर है ना, दोबारा कभी भी रिकैप्चर ही नहीं कर पाया उसकी ओल्ड पोजीशन को, यानी जो पहले वो चीज़ें इंडिया के अंदर भेजता था वो दोबारा से वैसी सिचुएशन नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन जब लड़ाई में लगा हुआ था तो यूएस, जर्मनी, जापान ने अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज कर लिया था। ठीक है, बट ब्रिटेन जो है पूरा लड़ाई में लगा रहा, जिसकी वजह से उसका जो इकोनॉमी है बिल्कुल क्रम्बल्ड हो गई, क्रम्बल्ड यानी बिल्कुल इकोनॉमी खराब हो गई उनकी, है ना, आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई, पैसे की तंगी आ गई पूरे ब्रिटेन में। और जो कॉटन प्रोडक्शन था ब्रिटेन के अंदर वो कोलैप्स हो गया, और जो कॉटन जो दूसरी कंट्री के अंदर भेजता था ब्रिटेन, वो भी खत्म हो गया। मतलब ब्रिटेन का बहुत मतलब कह सकते हो कि दिक्कत आ गई थी ब्रिटेन के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके, और इसका फायदा अपने को होगा कैसे? विद इन दी कॉलोनी, कॉलोनी मतलब भारत भी, इंडिया भी कॉलोनी था ब्रिटिश का। तो जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे ना, ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर एंड कैप्चरिंग दी होम मार्केट। तो हमारे जैसे जो जिन जिन कंट्रियों पर अंग्रेजों ने राज किया था ना, उन्होंने क्या किया कि हमने जो ब्रिटिश ने जैसे जैसे कपड़े भेजना बंद कर दिया था ना, तो हमने लोगों को कपड़े बेचे और मार्केट को कैप्चर कर लिया, अपनी होम मार्केट को कैप्चर कर लिया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट टॉपिक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, अभी अभी आपने बोला कि हमने ना चीज़ों को प्रोडक्शन करना शुरू किया, फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन करना शुरू किया, क्या ये सारा का सारा प्रोडक्शन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ही करती थी? मतलब अभी अभी आपने बोला कि ब्रिटेन ने हमारे इंडिया के अंदर चीज़ें भेजना बंद कर दिया था, प्रोडक्ट जो कपड़े वगैरह भेजता था वो बेचना बंद कर दिया था, और हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने कपड़े बनाना शुरू कर दिया। तो क्या सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने ही कपड़े बनाए, या छोटी छोटी जो मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती थी उन्होंने ही कपड़े बनाए, या छोटी छोटी फैक्ट्रियों ने भी कपड़े बनाए? अब मजे की बात बताता हूँ, एक्चुअल में जो ये ब्रिटेन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लग गया था ना, इसका सबसे ज्यादा फायदा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को नहीं हुआ, छोटी फैक्ट्रीज को हुआ। है ना, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है डेटा, डेटा जो है वो हमें ये बताता है कि ब्रिटेन के अंदर है ना, मतलब इंडिया के अंदर जब ये वॉर चल रहा था ना, तो सिर्फ 5% ही ऐसे लोग थे जो फैक्ट्री में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते थे। उसके अलावा ज्यादातर वर्कर जो थे ना वो घरों में काम करते थे, ऐसी जगहों पर, गलियों में, बाइलेन्स, है ना, अलाई, मतलब ऐसी जगहों पर काम करते थे जो मतलब इनविजिबल थे पासर बाई के लिए। पासर बाई का मतलब है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, घर में चीजों का प्रोडक्शन करते थे, पास मतलब उसके घर के सामने से कोई निकल जाता था ना, उसे पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पर कपड़ों का इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसने ज्यादा फायदा उठाया इस चीज का। यस सर, नो? और ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी ना, है ना, उन्होंने क्या किया, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही थी उसका फायदा उठाया। नई टेक्नोलॉजी जैसे एक फ्लायर शटर आया था, फ्लायर शटल कहते हैं उसको। फ्लायर शटल में क्या होता था कि धागे से कपड़ा बनाया जाता था और बहुत जल्दी बनाया जाता था। ठीक है, पहले क्या होता था, एक जो वर्कर होता था बहुत टाइम लगाता था कपड़ा बनाने में, बट फ्लाई शटल से बहुत जल्दी कपड़ा बन जाता था। ये मशीन में आपको दिखा देता हूँ, फ्लाई शटल कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है जी, तो ये फ्लाई शटल जो है उससे बहुत फायदा हुआ। ओके जी, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, वीवर जो होते थे ना, वीवर्स, है ना, ये जो फ्लाई शटल से धागे से कपड़ा बनाते थे, दो तरह के वीवर्स होते थे। कुछ वीवर ऐसे थे जिनको ज्यादा फायदा होता था, कुछ वीवर्स ऐसे थे जिनको कम फायदा होता था। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, किसी को कम और किसी को ज्यादा फायदा क्यों होता था? मैं बताता हूँ, देखो,
कपड़े है ना, जो ये फ्लाई शटल से दो तरह के कपड़े बनाते थे। कुछ वीवर ऐसे होते थे जो गरीबों के लिए कपड़े बनाते थे, कुछ ऐसे वीवर होते थे जो अमीरों के लिए कपड़े बनाते थे। जो गरीबों के लिए कपड़े बनाते थे ना, उनका थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मोटा कपड़ा, मोटे धागे से कपड़ा बनाते थे। और जो अमीरों के लिए कपड़ा बनाते थे वो फाइन होता था। फाइन मतलब बहुत हल्का, आप कह सकते हो कपड़ा हुआ करता था, या बहुत हल्का धागा हुआ करता था। मैं आपसे अगर पूछूं, तो जो वीवर गरीबों के लिए कपड़े बनाते थे उनको ज़्यादा फायदा होता था, या जो अमीरों के लिए कपड़े बनाते थे उनको ज़्यादा फायदा इस होता था? आप मेरे को इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, पॉज करके बताना। पर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। एक्चुअल में ज़्यादा फायदा होता था जो अमीरों के लिए बनाते थे कपड़े। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्या थे, गरीब तो ज़्यादा थे, गरीब के कपड़े बिकने मतलब जो जो वीवर गरीब के लिए कपड़े बनाता था उनकी तो बहुत सेल होती होगी। अरे सेल मत देखो, अभी सुनो। बात क्या थी, हमारे इंडिया की सिचुएशन उस समय अच्छी नहीं थी। बार बार कोई फेमाइन आ जाती थी, कोई भुखमरी आ जाती थी, पुअर बहुत ज़्यादा थे। तो जो गरीब लोग होते थे ना, वो इतने ज़्यादा कपड़े बार बार खरीदते नहीं थे, है ना। जब फेमाइन की सिचुएशन, ड्रॉट वगैरह आ जाता था, तो इसलिए जो वीवर गरीबों के लिए कपड़े बनाते थे ना, उनको इतना फायदा नहीं हो पाता। बट जो अमीरों के लिए कपड़े बनाते थे, अब अमीर का क्या है, अमीर चाहे गरीब मरे, चाहे बाढ़ आए, चाहे सुनामी आए, चाहे तूफान, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सर्दी गर्मी बरसात उसके लिए तो सब सेम है, उसको पैसे ही पैसे उसके पास, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो यही लिखा हुआ है कि द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन दी पुअर स्टार्व्ड, मतलब जब गरीब लोग भूख के कारण मर रहे थे, तब भी जो है वो अमीर लोग कपड़े खरीद सकते थे। तो यही तो फायदा हुआ। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो चीज़ों को बेचा कैसे जाता था, मार्केट फॉर गुड्स। बेसिकली इस टॉपिक में हम ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें देखने वाले हैं हम रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। बेसिकली उस समय भी एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया जाता था, आज भी करा जाता है। आज जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, तो बीच में ऐड चली होगी, है ना, तो बीच में जो ऐड चली होगी वो एडवर्टीजमेंट ही तो है। यस सर नो। आज क्या होता है, अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट होती है ना, टीवी पे एडवर्टीजमेंट होती है, और बुक में एडवर्टीजमेंट होती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट होती है, कैलेंडर में एडवर्टीजमेंट होती है ना। पर उस समय सिर्फ पेपर पे एडवर्टीजमेंट होती थी। ठीक है, न्यूज़पेपर पे, वॉलपेपर पे पोस्टर होते थे, है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, एडवर्टीजमेंट करना जरूरी था, और एडवर्टीजमेंट भी बहुत अलग अलग तरीके से करी जाती थी। कैसे करी जाती थी, सिंपल बताता हूँ। जो अंग्रेज थे ना, वो थोड़ा दिमाग लगा देते। वो क्या करते थे, प्रोडक्ट पे लेबल लगा देते, मेड इन मैनचेस्टर। अब हमारे एक तो हम इतना वो हैं, हमारे इंडियन जब भी कोई इंपोर्टेड चीज़ देखते ना, वो हो मेड इन मैनचेस्टर, इंग्लैंड में बनी हुई है, महंगी बातचीत, तो थोड़ा उसको देखते थे कि हाँ यार ये तो महंगी बातचीत हुई है, इंपोर्टेड कपड़ा है ये तो तो ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट का तरीका था। और कुछ लोग ऐसे क्या करते थे, गॉड और गॉडेस की पिक्चर लगा देते, हमारे भगवानों की पिक्चर लगा देते, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई भगवान की पिक्चर जब हो तो फिर एक विश्वास बनता है ना। तो वो एक एक तरीका था चीज़ों को बेचने का, है ना। कुछ क्या करते थे, राजाओं की और नवाबों की फोटो लगा देते थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये भगवान जी की फोटो लगा रखी है ना। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ मैनचेस्टर, यहाँ मैनचेस्टर लिखा हुआ दिख रहा है, मैनचेस्टर, ये लेबल लगा रखा है कि जी हाँ अंग्रेजों का कपड़ा है। ये कुछ नवाबों की फोटो, ये राजा रंजीत सिंह है वैसे। अगर राजा रंजीत सिंह नहीं पता तो राजा हैं, पंजाब के राजा थे, उनको शेर पंजाब भी बोला जाता है, जहाँ तक मेरे को क्लियर है। ठीक है, तो ये भी तरीका अपनाया जाता था। और हमारे इंडियन मैन्युफैक्चर क्या करते थे, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चर जो इंडिया के थे, वो तो भाई साफ साफ बोल देते थे कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, ठीक है, तो आप हमारा ये कपड़ा खरीदो। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर भारत माता की इमेज बनाई गई है, ठीक है जी। तो भारत माता या देवी की इमेज बनाई गई है, देखो हिंदुस्तान माँ लिखा हुआ, हिंदुस्तान माँ बनेली माल। यार ये तो आ गई मेरे को यार, ये पता नहीं क्या लिखी हुई है, मराठी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, जो भी लिखी हुई है, बट अब मेरे को ये समझ आ गया, इसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान की बनी चीज़ है। तो टैलेंट तो है यार मेरे में, कुछ भी कहो। तो तो ये बता रखा है हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ है, आप इसको सपोर्ट करो, आप इसको खरीदो। यस और नो, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो यहीं पर होता है आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, उसको देखना मत भूलना। अगर एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए एसएसटी के अंदर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने ही देखने हैं आपको। और बाकी मैं इसके एमसीक्यू भी अपलोड कर दिए होंगे, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी के नोट्स के लिए भी आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट वगैरह चेक कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और बाकी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, चाहे वो मेन पॉइंट टेक हो, मेन पॉइंट स्टडी हो, देखो मेन पॉइंट स्टडी पे 2,02,01,000 स्टूडेंट हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी यकीन नहीं होता कि यार एक टाइम पे मैं ज़ीरो पे था। ठीक है, कुछ बच्चों ने सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं 1 लाख पे आया, फिर 2 लाख पे आया, और मेरे को पूरा भरोसा है कि पहले जिन बच्चों ने जितना सपोर्ट किया था उससे ज़्यादा आप करोगे। ठीक है, तो फीस भरना मत भूलना, फीस यही है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ अगर लगा हो कि जी सर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप वॉइस क्वालिटी थोड़ा सुधार सकते हो, या कहीं भी कोई दिक्कत आए आपको, है ना, तो आप मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, और मैं ये सारा अब
सोच रहे होगे कि सर आप पूरा का पूरा रीड करके क्यों बताते हो, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको थोड़ी देखने में परेशानी आती है, तो मेरे को मैसेज करके बोलते हैं सर हमें देखने में परेशानी आती है, मतलब तो उनका उनका विजन थोड़ा-सा खराब है ना, तो उनको वो बोलते हैं कि सर आप पूरा रीड करके बताया करो, इसलिए मैं पूरा रीड करता हूँ, क्योंकि देखो मेन मोटिव यही है, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।